नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। भारतीय बाजार में इस हफ्ते का पहला सत्र और हम देख रहे हैं थोड़ा सा मोमेंटम तेजी की तरफ ही बैठ रहा है। क्या होगी आज की क्लोजिंग रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में जोरदार तेजी, करीब 100 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 21,450 के पास। बैंक निफ्टी में जोश ज्यादा, मिड कैप की पार्टी जारी, इंडेक्स करीब 0.25% ऊपर। बाजार में केमिकल शेयरों में रफ्तार जारी, 6% से ज्यादा की तेजी के साथ टाटा केमिकल्स वायदे का टॉप गेनर बना। वहीं दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज में भी 3% का दिखा उछाल। अल्केली अमाइन, बालाजी अमाइन जैसे स्टॉक्स भी 7% भागे। मेटल शेयरों में तेजी की चमक, 1% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी मेटल्स इंडेक्स, 3% चले एनएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर। साथ ही एनर्जी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। और बड़े ऑर्डर मिलने के साथ सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट के बाद बीईएल में 4% तक की तेजी, वायदे के दूसरे टॉप गेनर्स में शामिल। सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद जे कुमार इंफ्रा में लगा 20% का अपर सर्किट। और मोतीसन ने निवेशकों को किया मालामाल, 89% प्रीमियम के साथ 104 पर लेस, लेकिन मुथूट, माइक्रोफिन और सूरज एस्टेट की डिस्काउंट पर हुई लिस्टिंग। ओके, चलिए फिर मंगलवार का दिन और बाज़ार में जैसा कि नॉर्मली हमारा मंगल का ट्रेंड रहता है, आज फिर मंगल हश्ता और वीरू। और देखिए एक शानदार शुरुआत और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है आज। अगर आप नोटिस करेंगे मार्केट में आज सुबह क्यूज़ थोड़े से ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद शुरुआत फ्लैट हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इंटरेस्टिंग है। आज स्क्रीन पर तेज़ी हुई, निफ्टी ने ऑलमोस्ट रेड में शुरुआत की, इनफैक्ट एक समय पर रेड में था 9:15 बजे। उसके बाद अक्रॉस द बोर्ड बाइंग हुई, मिड कैप ने रैली की शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे बाकी सब इंडिसेस ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कैसे हम फ्लैट शुरुआत के साथ शुरुआत की हमने, उसके बाद एक शानदार तेज़ी आई। मिड कैप में तो खैर शुरू से तेज़ी रही है। और एक और चीज़ जो हुई, जो सुबह एक पॉकेट ड्रैग कर रही थी मार्केट को, वो थी आईटी, लेकिन उसने भी उसके बाद एक शानदार रिकवरी दिखाई, खासतौर से विप्रो ने। और निफ्टी आईटी अब जो सुबह 1.5% नीचे था, अब सिर्फ 0.3% नीचे। तो अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छी एडवांस डिक्लाइन के साथ मार्केट इस समय कारोबार करता हुआ है। एक तगड़ा मूव क्लियरली मार्केट्स में देखने को मिला। आफ्टरनून अनुज, आफ्टरनून वीरू। फिर क्लोजिंग के लिए इस मार्केट को आप कैसे रेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ तो है और शायद हम डे हाई की तरफ एक अटेम्प्ट दोबारा करें? पॉसिबल है हर्षदा कि मार्केट डे हाई की तरफ जाएगा, लेकिन इशू सारा ये है कि डिप्स दे रहा है मार्केट और डिप्स में आपको बाय करना है। ये है मेन चीज़। आज भी डिप्स पे अगर आप आज कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए किसी की, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा आपको डिप दिया। फर्स्ट सपोर्ट जोन के थोड़ा ऊपर वहीं से मार्केट घूमा और उसके बाद आपको 100 पॉइंट्स की रैली दी। तो मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग हैं तो आपका स्टॉप लॉस अब बहुत सधा हुआ है। सुबह का लो 21,329, पहला रेजिस्टेंस है आपका 21,450 से लेकर 21,500 पर, और वो क्रॉस हुआ तो मुझे लगता है फिर वो 21,550 से 21,600। अच्छा, कल वेंसडे है और कल मंथली एक्सपायरी से पहले वाला दिन है। नॉर्मली वो एक ट्रेंड डे होता है, तो पॉसिबल है कि आप कल उसको ऑल टाइम हाई हिट करें। ये पॉसिबल है कल। बस अब यहाँ भी बंद हो जाएं तो भी कल ऑल टाइम हाई पॉसिबल है मेरे ख्याल से। तो लॉन्ग होल्ड करें और सुबह के लो को स्टॉप लॉस लगा दें। बैंक निफ्टी पे मैं अभी भी कहूँगा कि आज का दिन भले अच्छा रहा हो, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए बैंक निफ्टी को वही लोग ट्रेड करें जो बैंक निफ्टी की इस वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं। यहाँ पर 48,000 पर आपकी रेजिस्टेंस है और 47,500 पर सपोर्ट है। आप एकदम ठीक उसके बीचों बीच काम कर रहे हैं 47,750 पर। तो यहाँ पर थोड़ा कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना निफ्टी पर है। निफ्टी पर तो कन्विक्शन खैर मेरा काफ़ी स्ट्रांग है, और जैसा मैं कह रहा हूँ कल वीकली एक्सपायरी से पहले का दिन, और मुझे लग रहा है कि मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू करेगा। जी हाँ, एक मोमेंटम ट्रेड तेजी वाला बरकरार है और ये आगे भी जारी रहेगा। वीरू, गुड आफ्टरनून। वायदे में तो कई पॉकेट्स हमने देखी है जहां पर अच्छी मजबूती बनी है। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा। यहाँ तो बाहर है, अगर आप इंडेक्स से बाहर निकलें तो सुबह से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे खासे मूव्स मिल रहे हैं। मैं फार्मा से शुरुआत करूंगा हर्षदा। दिवीज लैब आज स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स, प्राइस बिहेवियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, 38-23 पे ट्रेड करता हुआ, स्पॉट में स्ट्रॉन्ग बाइंग। आप ओआई एडिशंस देखिए हर्षदा, दिवीज लैब के सुबह ओआई एडिशंस हुआ और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग। आपकी स्क्रीन पे ओआई देखिए लोअर शेड पे 15% शेड हुआ। आज इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, एक 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी से ओपनिंग हुई थी और उसके बाद अब ये इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पर, यानी सितंबर 2023 के बाद, और एक बहुत अच्छा रेंज ब्रेकआउट पॉसिबली इसमें अगस्त 2022 से अब तक की उसका हो सकता है।
गौरतलब है पिछले 3 दिन में इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक किया था। पूरा फार्मा इंडेक्स आज ऑल टाइम हाई पे। प्रेफर्ड स्टॉक आज जो बात करने वाला है मेरे हिसाब से वो दिवीज लैब, उसके बाद सेकंड आता है आरईसी। दोनों ही स्टॉक आरईसी पीएफसी सुबह बातचीत में शुमार किए गए थे, लेकिन जहां तक आरईसी का सवाल है एक बहुत ओवरहीटेड जोन से कूल ऑफ हुआ, ये आया अपने 20 डे को छुआ आई थिंक गुरुवार को, उसके बाद फिर रेस्ट लिया 20 डे पे और आज फाइनली इजेक्ट करता हुआ। दोनों स्टॉक्स में क्या था, चाहे वो दिवीज लैब हो चाहे वो आरईसी हो, क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग। यानी जो पिछले गुरुवार शुक्रवार को थोड़े से शॉर्ट डेवलप हुए थे वो कवर होते हुए यहाँ पर अगेन इसको शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट मिलता हुआ। जीएनएफसी में एक स्टॉक और लेके आऊंगा आपकी स्क्रीन पे। मोमेंटम हर्षता काफ़ी स्ट्रांग है, ये पूरी की पूरी बास्केट काफ़ी स्ट्रांग मूव देती हुई और आपकी स्क्रीन पे जीएनएफसी आएगा। जरा आप इसके भी ओपन इंटरेस्ट को देखिए, 2.5% ऊपर एक्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक लिया। सारे स्टॉक जितने चल रहे हैं आज ओआई एडिशंस जो है नहीं है, सिर्फ शेयर हो रहा है शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट जनरेट करते हुए जीएनएफसी। और जीएनएफसी भी इस वक्त ऑलमोस्ट एक सितंबर 2022 के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ, लगभग 33% रोल ओवर। हालांकि सारा एक्शन अभी सिर्फ इसी सीरीज में है, 33% रोल ओवर हुए हैं। और मैं एक स्टॉक जिक्र और उसका यहाँ पे करूँगा, दैट्स आईओसी। इस बास्केट में भी मूव अच्छे खासे मिल रहे हैं। आईओसी आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब करीब 3% ऊपर, एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। ओआई एडिशंस देखिए एक बार आपकी स्क्रीन पे, वही कहानी 2.25% शेड। आज शॉर्ट कवरिंग इन सभी स्टॉक्स को एक अच्छा थ्रस्ट देती हुई हर्षता। जी हाँ, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आउट परफॉर्मेंस और कुछ और ऐसे काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो ट्रेंड कर रहे हैं, जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। कुछ सेक्टोरल रुझान आपको वीरो ने दिखाया। यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स हैं। हीरो मोटोकॉर्प आज का फ्रंट रनर है, 3% के गेंस। टाटा कंज्यूमर फिर 1000 के पार निकलने में कामयाब है, ये काउंटर आज। अपोलो हॉस्पिटल्स एनटीपीसी में तेजी। इनफैक्ट पीएसयू कंपनियों में आज अच्छा खासा तेजी का तड़का लगता हुआ दिखाई दिया है। कुछ का जिक्र वीरू कर रहे थे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में। कुछ और स्टॉक्स जो दरअसल आज तेजी में हैं उनमें आप देखिएगा केमिकल कंपनियां। टाटा केमिकल 7% ऊपर, आरती इंडस्ट्रीज में 4-4.5% का इजाफा। वीरू ने आईओसी मेंशन किया था, एचपीसीएल आज 4.25% ऊपर। लॉरस लैब जैसे ट्रेड्स भी हैं जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी, अच्छा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। आरबीएल बैंक के लिए सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, 3-3.25% की गिरावट। इस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है जो ड्रैग कर रहा है स्टॉक को। मनप्पुरम फाइनेंस, पीवीआर आइनॉक्स और सन टीवी, ये दूसरे कुछ ट्रेड्स हैं जहां पर हमने देखा है मुनाफा वसूली पर लग रहा है, दिखाई देने लगी है। बजाज फाइनेंस भी आज 1-1.25% नीचे है, अब 1.5% की गिरावट आती हुई। इन्फोसिस, टीसीएस और एचडीएफसी लाइफ ये दूसरे लूजर्स हैं जो दरअसल मार्केट को कर रहे हैं ड्रैग, वरना ओवरऑल बाजार की चाल और स्थिति बेहतर ही है। लगभग 0.5% के गेन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए, हमारा पैनल एकदम तैयार है जो आपको बताएगा आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस दोपहर। फंडामेंटल्स पर विलियम ओनील के मयूरेश जोशी, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा रावत, अमित सेठ और श्रीकांत चौहान हैं। आरबीएल बैंक में गिरावट के पीछे क्या वजह है और इसके तार कुछ बजाज फाइनेंस के साथ जुड़े हुए हैं, इसका उल्लेख विवेक अय्यर करने वाले हैं कुछ ही देर में। फिर सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल से खास बातचीत होगी। दरअसल कोटक सिक्योरिटीज के रेडार पर यह स्टॉक आया है और वो बुलिश है शेयर पर। सेमीकंडक्टर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां भारत में प्लांट लगाने के लिए सामने उभर कर आने वाली हैं, उसका भी जिक्र होगा। असी मनचंदा की ये बड़ी खबर आपके लिए फिर लेकर आएंगे करीब 2:30 बजे के आसपास। 2:45 बजे 2023 क्योंकि ख़त्म हो रहा है, इसको गुड बाय करने की पूरी तैयारी में हम हैं, तो इस साल के 23 वॉरियर्स कौन से रहे हैं शेयर बाजार के, वो आपको बताएंगे। 250 पर मार्केट आउटलुक में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस दिन डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चोकसी। 3 बजे फिर डीलिंग रूम का जायजा यातिन के साथ 3:10 के आसपास बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की पूरी तैयारी। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेड्स लेने की इस समय। और 95 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय और सेंचुरी के करीब, और मिड कैप इंडेक्स में ट्रिपल सेंचुरी 300 पॉइंट ऊपर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून। इस समय की ट्रेड है पिडिलाइट। ना पिडिलाइट में एक ऐसी जगह पे जोन पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक बाय बनता है। ट्रेड कर रहा है 2665 पर, स्टॉप होगा 15 रुपए का 2650। टारगेट होने चाहिए 2। पहला टारगेट होगा 2680, फिर 2700, ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। पिडिलाइट यस, इसमें बाय है। ओके, तो ये पिडिलाइट पर एक व्यू काबा साहब का आता हुआ तेजी वाला ट्रेड। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, जीएनएफसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जीएनएफसी ने 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया था।
आज एक प्राइस ब्रेकआउट 740 के ऊपर देखने को मिला है। आई थिंक इस बार ये अपने पिछले हाइस को भी ब्रीच करेगा, तो करंट लेवल्स पे जीएनएफसी में खरीदारी करनी चाहिए। 739 का स्टॉप लॉस लगाइए और 775 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो जीएनएफसी का 750 वाला कॉल ऑप्शन जो 43 रुपीज पे फिलहाल के लिए ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आपका बाय ट्रेड है जीएनएफसी। अब इसका जिक्र मैं कर ही रहा था। शेयरिंग अगर आप देखें वहीं पे हुई है यहाँ पे, दैट मींस शॉर्ट कवरिंग। स्टॉक है डे हाई। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड हैप्पी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे गोदरेज सीपी पे बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 1090 जोन्स। एक बार ये 1100 के ऊपर सस्टेन करेगा और क्रॉस करेगा तो बहुत ही क्विक मूवमेंट टूवर्ड्स 1160 से 1180 1200 जोन्स के लिए भी आएगा। तो मुझे लगता है बहुत वेल प्लेस्ड है। आप दिसंबर के फ्यूचर्स में भी इसमें ट्राई ले सकते हैं 1070 के स्टॉप लॉस से, या फिर आप 1100 का कॉल ऑप्शन भी जैन सीरीज का आप ले सकते हैं, जहाँ पे रफली 42-43 रुपीज़ में मैंने दिया था ऑलरेडी रेकमेंड, लेकिन ऑलरेडी 48 हुआ है। बट आप इसमें अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे 80 के भी टारगेट्स आते हुए आपको मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर आपके लिए एक ट्रेड शिल्पा जी की तरफ से। शिल्पा जी, आपको भी मेरी क्रिसमस। अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपको भी सीजन्स ग्रीटिंग। बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। आप सबको मेरी क्रिसमस। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉप पिक रहेगा बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 महीनों से जब भी ये 575 के जोन में आता है तो वहां से एक रिवर्सल हम देखते हैं। लास्ट 2 दिन के कैंडल्स काफी अच्छे हैं और आज के कैंडल की भी लोअर शैडो अच्छी है और 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपर रेंज ऑफ दिस जोन इज समवेयर अराउंड 605-610। तो वापस वो जोन रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। 588 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 580 के और टारगेट्स रहेंगे लगभग 605 रुपए के। 605 के लिए बर्जर पेंट्स में तेजी का ट्रेड। मयूरेश हमारे साथ जुड़ गए। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए आज दोपहर क्या ट्रेड लेकर आए हैं आप? Afternoon, Harshita ji. Afternoon, Anuj ji. Afternoon, Viru ji, and good afternoon to all the panelists. I'll continue with my call जो 2 हफ्ते पहले दिया था बीकाजी फूड्स। I think जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट सिटी जहाँ पे लिकर अलाउ किया है, दूसरी आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट में अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। इनफैक्ट इनपुट कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी इवन लोअर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो फ्लावर प्राइसेस, एडिबल ऑयल प्राइसेस में जो घटोतरी देखी है वहां पे EBITDA मार्जिन्स में एक जरूर बूस्ट मिलेगा। एंड दिस इज बीइंग लेवरेज्ड विद कैपेसिटी एडिशंस। तो जितनी इनकी कैपेसिटीज की एडिशन हो रही है इसमें से एक जबरदस्त डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। EBITDA मार्जिन शुड इजीली सस्टेन अबव 12, 13, 14% यानी 13 और 14% के रेंज के ऊपर ही रहनी चाहिए फॉर द बेटर पार्ट। एंड इनफैक्ट इवन शो सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। बहुत लेवरेज बैलेंस शीट पे है नहीं। एंड जनरली आई थिंक जो कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं, थर्ड क्वार्टर में ऑब्वियसली दिवाली का क्वार्टर है जिन नंबर्स में रिफ्लेक्ट होंगे, बट जनरली आई थिंक अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जैसे मैं कह रहा था विल एड वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों, एंड दैट शुड सिग्निफिकेंटली हैव अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन बॉटम लाइन के ऊपर। तो हम काफी बुलिश हैं बीकाजी के ऊपर। हमें लगता है एक अच्छी खासी अपसाइड 20 से 25% की अपसाइड इवन फ्रॉम द करंट लेवल बिल्कुल मुमकिन है। ओके मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। कनेक्शन समझ में नहीं आया लेकिन मुझे गिफ्ट सिटी का और वहाँ पे जो अल्कोहल अलाउ किया और उसका और बीकाजी का। सर नमकीन का कंजम्पशन बढ़ेगा सर। हम एक्सप्लिसिटली यही सुनना चाहते थे आपसे। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ वीरू? मयूरेश जी, आप भिगाजी लेके बैठते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम ये क्या कॉम्बिनेशन। सर इसमें और एक प्रोडक्ट भी है जो वरुण बेवरेजेस बनाते हैं। गजब, जो छौंक लगाया ना आपने वाकई याद रहेगा। अब आपके लिए खाने पीने के लिए ज्यादा प्रबंध करने की जरूरत नहीं है, भिखाजी काफी है। अमित जी लव भिखाजी, मयूरेश जी लव भिखाजी, है ना? सारी अनुज, मेहमान नवाजी कहीं मुंबई में करनी हो तो आपको मालूम है ना? बिल्कुल वीरू, उसके लिए तो खैर हमेशा तैयार है। लेकिन खैर ठीक है, देखिए अब असल में इशू क्या हो गया ना वीरू, खैर मैं मतलब हंसी मजाक में कह रहा हूँ, अभी आजकल मार्केट का लेवल्स और वो सब इतने हो गए हैं कि स्टॉक को जस्टिफाई करने के लिए हमको कोई ना कोई रीज़न ढूंढना पड़ता है।
अब मतलब आप सिर्फ ये तो कह नहीं सकते कोई कि ना मैं कोई बुलिश तर्क हूँ, देना पड़ता है, तो yes. कोई ना कोई तर्क आप ढूंढ ही लेते हैं कैसे भी ना कैसे करके, तो यही सही। लेकिन हाँ मतलब कंस्ट्रक्टिव कॉल है बीका जी पर, ये बेसिकली चलिए मान लेते हैं इस चीज़ को। गाबा सर हंस रहे हैं, शायद गाबा सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। नहीं, वैसे हम नाम वीरू का लेते हैं, लेकिन वीरू को आप नहीं ले सकते। चलिए खैर मार्केट पर वापस आते हैं। अब थोड़ा सा एकदम से मार्केट हल्का सा फीका पड़ा, करीब करीब 20 पॉइंट हायर लेवल से स्लिप हुआ एकदम से, और उसमें जो थोड़ा बहुत ड्रैग आया, वापस एक दो आईटी स्टॉक्स थोड़े से फीके पड़े, खासतौर से HCL टेक और टेक महिंद्रा। लेकिन उसके अलावा खैर मार्केट ठीक ठाक रहा। आज सुबह हमने विप्रो की बात की थी, उसको हमने जोड़ा था स्पॉटलाइट में कि ये स्टॉक जो है वो एक काफ़ी बड़े ब्रेकआउट पर खड़ा है इस समय। मानस टेक्निकली अब ये स्टॉक जो है काफ़ी बुलिश लग रहा है, और आज पूरी वीकनेस को इग्नोर किया इसने आईटी सेक्टर की। अब यहाँ से नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे ट्रैक करने के लिए? देखिए ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, क्योंकि स्टॉक ने 440 450 का जो रेंज ब्रीच किया है, और वहां पे जिस तरह के वॉल्यूम पिछले 3 दिनों में देखने को मिले हैं, उसको देख के तो लग रहा है कि शायद ये रैली कम से कम 550 रुपए तक जाएगी। तो 550 तक के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। शायद इसमें 3 से 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन अब तो कभी भी कोई गिरावट देखने को मिले तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि इस टाइम के लिए 425 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, और अपने टारगेट 525 और 550 के रखने चाहिए। 550 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, और काफ़ी दिनों बाद इस तरह का मोमेंटम आया है। लेकिन एक स्पेस जहाँ पर अच्छी तेज़ी बनी है, और इसमें से कुछ स्टॉक्स तो पहले भी आइडेंटिफाई हुए हैं इसी मंच पर, टाटा केमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट जैसे काउंटर्स। आपको याद होगा बीते हफ्ते, उससे पहले हमने इन सब काउंटर्स की चर्चा की थी। अमित, मेरे ख्याल में आप टाटा केमिकल्स वैसे भी ट्रैक करते आए हैं, इस पर एक व्यू भी था आपका पिछले हफ्ते। अब आज के लेवल्स के मद्देनज़र जो लगभग 1100 पर आ चुका है काउंटर, अगला पड़ाव क्या रहेगा? 1103 आज का डे हाई था। जी मैम, आज की स्पेशली जो हम कैंडल और जो ब्रेकआउट देख रहे हैं, उसमें सबसे अच्छी बात है कि रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के साथ इसको सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है जब इतना अच्छा वॉल्यूम वो भी F&O के स्टॉक में मिल रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगा। जिनकी पोजीशंस है वो बने रहना चाहिए। इमीडिएटली एक इसका छोटा सा रेजिस्टेंस आता है लगभग 1120 के आसपास, वो हर्डल एक बार क्रॉस हो जाए तो मुझे लगता है देन 1150 1175 तक के टारगेट्स अनफोल्ड हो जाएंगे यहाँ पे। तो किसी की पोजीशन है तो बने रहे। 1096 का प्राइस है, स्टॉप लॉस हम लगभग 1070 रुपए का रखेंगे। ओके चलिए एक और स्टॉक उसके बाद उस पर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि प्राइस एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है, एक बार RBL बैंक को देख लेते हैं। एक बार जरा इसका इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, और देखिए इस समय इसमें जो गिरावट आई क्यों आई उस पर भी जाएंगे। लेकिन हर्षदा, एक इसमें बेसिक चीज़ जो आज हुई थी, बैन से बाहर आया था ये, और उससे पहले एक पॉजिटिव खबर आई। तो नॉर्मली आज सुबह हमारी ये बात हुई थी कि आज शायद ना चलेगी, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी प्री पोजिशनिंग हो चुकी है, लेकिन बॉटम बन चुका है इसमें। तो ये वाली जो डिक्लाइन है ना, अब ये जहाँ पर जाके अरेस्ट होगी, वहाँ से मुझे लग रहा है इसमें बड़ा मूव आएगा। लेकिन आज के लिए तो ये थोड़ा सा नॉर्मल, ऐसा होता है नॉर्मली जब स्टॉक बैन से बाहर आते हैं ना, और अगर पॉजिटिव न्यूज़ के बाद बैन से बाहर आते हैं तो नॉर्मली आप इस तरीके का मूव देखते हैं। और आज तो एक और खबर भी आ गई जिसको हम कुछ देर में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सोचा कि क्योंकि सुबह हमारी बात हुई थी इसके ऊपर, एक बार के लिए इसको सोचा कि रेफर कर दें। 4% नीचे इस समय अच्छा खासा स्लाइड देखने को मिला है। काबा साहब, आई गेस इस पर पिछले हफ्ते भी आपसे बातचीत हुई थी, सुबह भी आप ही से कॉल लिया था। ये इस समय का जो स्लाइड देखने को मिला है, ये अगला पड़ाव क्या रहेगा, या फिर कहां पर सपोर्ट ले सकता है काउंटर, ये बताइए। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर RBL का तो ठीक ही है, पॉजिटिव है इनफैक्ट। हाँ, डिप हो सकती है, लेकिन डिप कहां तक हो सकती है? 200 अभी ट्रेड है 260, 240 45 जोन से यहाँ पर फिर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर एक बाउंस मिलेगा, क्योंकि लार्जर टर्म टाइम देखेंगे स्ट्रक्चर इसका, वो पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए, और 300 भी पार कर ही लेगा मैटर ऑफ टाइम। लेकिन नीचे आ रहा है ऊपर जाने के लिए, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है, विद इन अ हायर टाइम फ्रेम। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, नथिंग टू वरी। बिल्कुल नीचे आया है ऊपर जाने के लिए। ये कई बार एक टर्म यूज़ करते हैं गाबा सर, जो स्टॉक्स बुलिश होते हैं उनके ऊपर, और उस वजह से जैसा मैं कह रहा था, इस पर एक न्यूज़ भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मयूरेश, फंडामेंटली आपका क्या व्यू है RBL बैंक पर? नहीं, आई थिंक बेटर प्लेयर्स लार्जर कैप नेम्स में, वेरी फ्रैंकली अनुज जी, ICICI बैंक, HDFC बैंक उदाहरण के तौर पे, ऑब्वियसली नए सर्कुलर्स जो RBI के निकले हैं, यहाँ पे तो एक सब्सटेंशियल हिट तो आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिट एक सब्सटेंशियल पोर्शन है, एंड दैट विल हैव अ लार्ज शेव ऑफ उनके CET1 रेशियोज में।
ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक जो कल की न्यूज आई है ये भी एक सेंटिमेंटली डैम्पिंग न्यूज है, और इसके वजह से आई थिंक जो एक स्टेबल वे में हम एडवांसेस ग्रोथ देखते हैं, बिकॉज कैपिटल एफिशिएंसी एट सम स्टेज विल बी कॉन्स्ट्रेन्ड, विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और अगर ये रिस्क वेटेड एसेट्स जो बेटर रिस्क का वेटेड एसेट्स है उसको चेज करते हैं तो शायद निप्स में कॉम्प्रेशन देखने मिल सकता है। तो आई थिंक दोनों तरफ से थोड़ी मार पड़ सकती है, इसलिए मुझे लगता है आई थिंक फार बेटर प्लेस है लार्ज कैप नेम्स में, नेम्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जो आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। इनफैक्ट आपने जो आरबीआई की बात की, आरबीआई की तरफ से ही दरअसल एक बार फिर थोड़ा सा पेच कसा गया है, और ये सिर्फ आरबीएल बैंक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस दोनों के तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक को ब्रांडेड कार्ड दरअसल कंपनियां लेकर आई हैं। इसी पर आरबीआई ने इनफैक्ट कहा है कि थोड़ी सी एक्सटेंशन दिया है, लेकिन मांग जितनी थी उससे कम का एक्सटेंशन आया है। विवेक अय्यर हमारे साथ जुड़ गए, जो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ये मसला है क्या। एक्सटेंशन मिलना तो पॉजिटिव माना जाता है, कितने की मांग थी, और सिर्फ आई थिंक 1 साल का एक्सटेंशन, क्या आरबीआई को क्या खामियां नजर आ रही है? देखिए, सिंपल वे में पहला थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के साथ समझते हैं हम। सबसे पहले आरबीएल बैंक एंड बजाज फाइनेंस दोनों साथ में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। 2021 में आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस ने 5 साल के लिए उन्होंने टाइप किया था, उन्होंने अनाउंस किया था। एक फ़र्क है अनाउंस करने में और आरबीआई का अप्रूवल मिलने में। सो पहले उनको 2 साल का अप्रूवल मिला था, जो दिसंबर 21, 2023 को ये जो आरबीआई का अप्रूवल था वो एंड होने वाला था। उसके वजह से अक्टूबर 27 को बजाज फाइनेंस ने आरबीआई को लिखा था आस्किंग फॉर एक्सटेंशन अप्रूवल। अभी ये अप्रूवल जनरली 2 साल या 3 साल का हो सकता है, बट आरबीआई ने सिर्फ 1 साल का दिया है। हमारे पास वो लेटर है, हमने वो लेटर देखा है, और उसमें की पॉइंट्स आरबीआई ने मेंशन किया है। नंबर 1, काफ़ी सीरियस कमियां, सीरियस डेफिशिएंसीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन कंपनीज अडेरेंस टू आरबीआई गाइडलाइंस। तो आरबीआई गाइडलाइंस का ऑल द रूल्स फॉलो करने में थोड़ा कमियां नजर आई है, और आरबीआई ने वर्ड यूज़ किया है सीरियस। सेकेंड पॉइंट, उस कारण डिसीजन टू रिन्यू परमिशन टू ओनली अप टू 1 ईयर, सिर्फ 1 साल का मंजूरी मिला है। और थर्ड और एक पॉइंट लिखा है, ये 1 साल भी इज सब्जेक्ट टू रिव्यू। आरबीआई ये 1 साल भी देखेगा, दे विल लुक एट हाउ द बिजनेस इज प्रोग्रेसिंग। तो ये काफ़ी सीरियस वर्ड्स यूज़ किया है, और ये हाईलाइट करने के बाद ऑफकोर्स आपको स्टॉक में इम्पैक्ट नज़र आया है। आपको ऑल्सो याद होगा 1 महीने पहले बजाज फाइनेंस ने एक्सचेंजेस को बोला था कि उसका जो ईएमआई कार्ड्स है, उसका जो न्यू इश्यूएंसेस है उसमें भी हॉल्ट लाने वाला है। तो वो और एक इंक्रीमेंटल कंसर्न है एज फार एज बजाज फाइनेंस इज कंसर्न। हमने ऑफकोर्स लिखा था, हमने आरबीआई को लिखा, बजाज फाइनेंस को लिखा, और आरबीएल बैंक को भी लिखा। आरबीएल बैंक ने कहा अब तक हमारा जो पार्टनरशिप चल रहा है वो चालू है, और हम अभी भी क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं। तो डिपेंड्स, बिकॉज 1 साल का तो एक्सटेंशन मिला ही है। बजाज फाइनेंस के लिए ऑफकोर्स ये काफ़ी नेगेटिव है, बिकॉज ये इंक्रीमेंटली आरबीआई का फिर से उनके ऊपर नज़र आया है। ये आरबीएल बैंक के लिए क्यों नेगेटिव है? आरबीएल बैंक का जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, मोर देन 50% बिजनेस कम्स फ्रॉम बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को ब्रांडेड कार्ड, ये को ब्रांडेड कार्ड, और इंक्रीमेंटल कार्ड जो है वो मच मोर देन 50% कम्स फ्रॉम बजाज फाइनेंस। सो न्यू बिजनेस जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट होगी इफ आगे चलकर आरबीआई का और सीरियस कुछ अगर सीरियस कोई भी एक्शन लेगा आरबीआई तो काफी सीरियस। और मुझे याद है अनुज, आई थिंक 1 साल पहले आप हर 2 मिनट में आपको आरबीएल बैंक की तरफ से कॉल आता था कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, एंड उनमें से ये को ब्रांडेड कार्ड्स काफी अग्रेसिवली पुश किए जा रहे थे। बिल्कुल, और बजाज फाइनेंस का तो हर घंटे आता है। वो तो खैर विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुबह एक्चुअली यही बात हो रही थी कि एक आरबीआई का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, और आज ये न्यूज़ भी आ गई फिर। खैर ये सब जैसा मैं कह रहा हूँ, भले इतने बड़े इशू नहीं है, जो सबसे बड़ा इशू आरबीएल बैंक का था, लेकिन आज क्योंकि समीकरण इस तरीके से बन रहे थे, बैन से बाहर आया था और ऑलरेडी काफ़ी बाइंग हो चुकी थी यहाँ पर। अगर आप 1 महीने का चार्ट देखें, 2 महीने का आरबीएल बैंक का, इसके लिए लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि गिरावट कहाँ जाकर थमती है। वहाँ से मुझे लग रहा है कि इसमें शायद वापस एक आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे। बाय द वे, एक बार जरा मार्केट देखिए, एकदम से बाइंग आई फिर से, और बैंकों की बात हो रही थी, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों ने लीड किया। तो यहाँ पर एकदम से मोमेंटम आया, और ख़ास तौर से एचडीएफसी बैंक आया डे हाई पर, और अब बैंक निफ्टी को मिलने लगा थोड़ा मोमेंटम। उसकी वजह से 47,815 क्रॉस किया। जब हमने शो की शुरुआत की थी तब हम 47,750 पर थे, अब 47,810 पर, और उसमें जैसा मैं कह रहा हूँ, एक बार एचडीएफसी बैंक और एक बार कोटक महिंद्रा बैंक, दोनों लेकर आइए और दोनों के इंटरडे चार्ट्स देखते हैं क्या यहाँ पर रिवील कर रहे हैं। शिल्पा जी, कोटक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की तो इतनी बात होती है, कोटक ने काफ़ी अच्छे पॉजिटिव साइंस दिखाए हैं, क्या लग रहा है इस बार 2000 की तरफ शायद बढ़े ये स्टॉक?
बिल्कुल वीरेंद्र जी, और कोटक को 1850 पे ही मैंने लास्ट वीक रेकमेंड किया था फॉर टारगेट्स ऑफ 1980 एज अ थीमेटिक करके एक स्टॉक पिक था उसमें। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन कोटक बैंक। ये जो मूवमेंट है, जैसे हम बात करें कि लार्ज कैप्स में अभी हम लोग बाइंग देख रहे हैं, ये जितना भी मार्केट में अभी फ्लक्चुएशन हुआ उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑल दी हैवी वेट्स, द फ्रंट लाइनर्स, दे वर द स्टैंडिंग वॉल वहाँ पे। तो कोटक ऑल्सो बीइंग वन ऑफ देम, इसमें कोई भी हमने कहीं पे भी एक थोड़ा शेक ऑफ अभी तक देखा नहीं। तो ये मोमेंटम मुझे लगता है डेफिनेटली टूवर्ड्स 1980 से 2000 के लेवल्स तक आपको लेके जाएगा। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक 1985 पे आज सबसे स्ट्रांग मूव जनरेट करने वाले काउंटर्स में कोटक महिंद्रा भी है। HDFC बैंक को लेके आएगी। HDFC बैंक, आई मीन जो लास्ट वीक इसने किया सिंगल हैंडेडली, जिस दिन इंडस्ट्रीज रिट्रेस हुए थे, तीनों इंडस्ट्रीज 10 निमा तक, निफ्टी बैंक और निफ्टी IT, उस दिन इसने सबसे स्ट्रांग मूव दिया था। आपकी राय यहाँ क्या बन रही है अमित? अब ये फाइनली उस जोन को, उस दिन के हाई को, 21 दिसंबर के हाई को, स्विंग हाई को फिर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। वो लेवल था 1688, अब प्लेसमेंट है 1685 पर। कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए ट्रेड आपका यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट दोनों ही बैंक, HDFC और कोटक बैंक, यहाँ पे अगर हम रेशियो चार्ट्स निफ्टी के साथ और बैंक निफ्टी के साथ देखें तो वहाँ पे क्लियर है कि जो इतने दिनों की अंडर परफॉर्मेंस है वो एंड हो रही है, और इनफैक्ट HDFC बैंक में तो हल्का फुल्का आउट परफॉर्मेंस आना भी शुरू हो गया है। तो उसको देखते हुए दिस टाइम थिंग्स लुक टू बी डिफरेंट। ऐसा देख के लगता नहीं कि मूव फिजल हो जाएगा, बिकॉज रेशियो चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है। HDFC बैंक 1685 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 1650 के स्टॉप लॉस से मेरे टारगेट इसके 1 मंथ के 1750 1775 तक के हैं। कोटक इनफैक्ट मेरा क्रिसमस पिक भी था अराउंड 1850 के लेवल्स पे फॉर अ टारगेट ऑफ 1950। वो ऑलरेडी 1895 पे आ गया है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थिंग प्ले कर रही है दैट इज जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो रही है, रेशियो चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स में थ्रस्ट बना रहेगा फॉर द टाइम बिंग। जी, कोटक बैंक, HDFC बैंक और बैंकों में जो स्विंग है उसका अगर कुछ इम्पैक्ट आप PSU बैंकों में देखें तो उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है BOB में। BOB लास्ट वीक भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जंप की तैयारी कर रहा था, हालांकि बाजार ने साथ नहीं दिया, बट अब ये अपनी एक जो राइजिंग चैनल है उसमें भी एक जंप लेने की तैयारी कर रहा है। शिल्पा जी, मेरी रीडिंग कैसी है? आई थिंक मैं वो 3-4 स्विंग्स को कंसिडर कर रहा हूँ, 13 दिसंबर 2022, जुलाई 2023 और उसके बाद सितंबर 2023 के। इन पूरी एक राइजिंग चैनल के हाइस को भी इजेक्ट करने की तैयारी करता हुआ BOB पे आपकी रीडिंग क्या कहती है? वीरेंद्र जी, मेरा बहुत ही फेवरेट पिक है, और इनफैक्ट मैंने आपको चैनल को मेरा 2024 पिक्स में BOB ही एक दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 223 इसका एक मल्टी ब्रेकआउट है, ये जोन जहाँ पे ये अभी इसके ऊपर सस्टेन करना चालू किया है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव टेक्सचर है। यहाँ पे मुझे लगता है 250 से 260 तो आपको ऑन इमीडिएट बेसिस आते हुए मिलेंगे। थोड़ा पोजिशनल वेट करेंगे तो यहाँ पे जब तक ये 210 अभी होल्ड कर रहा है, अभी आपका स्टॉप लॉस जो है वो 210 का होना चाहिए, जब तक ये होल्ड कर रहा है मुझे लगता है आप यहाँ पे 280 के से 300 के भी लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। एक मोमेंटम ट्रेड 300 के ऊपर और वहां से और मोमेंटम पकड़ने की पूरी स्थिति में बैंक ऑफ बड़ौदा। एक पॉकेट जो अच्छी खासी मजबूती में रहा है आज, वो पूरे डिफेंस कंपनी है। सरकारी डिफेंस कंपनियों में आप देखिएगा, कोची शिपयार्ड हो, गार्डन रीच हो, BDL हो, ये सारी कंपनियां बड़े पैमाने पर नेवी के ऑर्डर्स फुलफिल करती हैं। उनमें फिर आज रौनक देखने को मिली है। आज मझगांव डॉक के लिए तो खबर थी कि INS इम्फाल कमीशन हो गई है, जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इंडिजीनियसली मेड, जो मझगांव डॉक ने बनाया है, तो वो 8% ऊपर। लेकिन बाकी काउंटर्स में जिस वॉल्यूम के साथ 6-6, 7-7% के गेन्स देखने को मिले हैं, मानस अगर कुछ नया ट्रेड लेना हो वो किन लेवल्स पर लेंगे और किस स्टॉक में लेंगे, क्योंकि ये कंपनियां हैं जिनके शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहे? देखिए, नजर पे तो मज़गांव डॉक ही है, क्योंकि स्टॉक ने जब करेक्शन दिखाया था तो 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। मेरे ख्याल से 1800 के आसपास के लोज बने थे अक्टूबर के मंथ में। उसके बाद से अगर आप देखें, कंसोलिडेशन देखने को मिला, और फिर अगर आप देखें तो अब अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट पे क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 22 40 42 के रेंज में है, वो ब्रीच हुआ है। तो मेरा समझना है कि अब तो आपको जो पिछले हाई मेरे ख्याल से वो 2500 2475 के आसपास के थे, तो वो देखने को भी मिलेंगे, और शायद उसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। बट अगर आप ट्रेडर हैं तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 2220 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 2450 के आसपास के रहेंगे।
तो ये फिलहाल 2450 की तैयारी करता हुआ मजगांव डॉक के साथ ही रहना है। यहीं पर अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड साफ बन रहा है। वैल्यूएशन वाइज मयूरेश, महंगे तो सब हैं, ये सब कहते हैं, लेकिन आप क्या प्रेफर करेंगे लेना? तो सारे महंगे हैं हर्षिता जी, बट मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक्स लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या भारत डायनेमिक्स एज एन एग्जांपल कैन स्टिल कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि जो मैनेजमेंट्स ने आके एक दर्शाया है एग्जीक्यूशन पैटर्न, ऑर्डर बुक के तो सबके ही अच्छे हैं, बट एग्जीक्यूशन पैटर्न जो दर्शाया है और जो एक्सपेक्टेशन एबिटा मार्जिन की, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ बीएल एज एन एग्जांपल 21 से 23% के रेंज के बीच में, हमें लगता है थिंक रेवेन्यू विजिबिलिटी के साथ साथ विद बेटर मार्जिन, टॉप लाइन ग्रोथ, मार्जिन एग्जीक्यूशन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ, ये अच्छा खासा सहारा देगा ईपीएस ग्रोथ को। तो मेरे हिसाब से आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक्स बिल्कुल नजर पे रह सकते हैं पुलबैक्स में। तो बीएल, बीडीएल जैसे काउंटर्स भी रेडार पर रखे जाए, क्योंकि वहां पर भी मजबूत ऑर्डर बुक का पूरा फायदा इन काउंटर्स में और इनकी अर्निंग्स में साफ दिखाई देगा। चलिए अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं कॉर्पोरेट स्कैन में एक रियल एस्टेट कंपनी की। रियल्टी स्पेस में हमने देखा है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स वैसे भी बनते दिखाई दिए हैं। दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल से आज हम वार्ता करेंगे। इस साल सितंबर में 444 रुपये का आईपीओ ये कंपनी लेकर आई थी। 3 महीनों में इसने करीब 80% तक के रिटर्न दिए हैं और हाल ही में दरअसल कोटक सिक्योरिटीज़ ने इसे अपनी कवरेज लिस्ट में डाला है। एड का कॉल है, उनका पूरा भरोसा है कि स्टॉक आगे चलकर करीब 910 तक के लेवल्स दिखा सकता है। मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। मैं वो कोटक की रिपोर्ट पढ़ रही थी और उन्होंने साफ कहा है कि जो मिड इनकम हाउसिंग पर आप लोगों का फोकस अब बढ़ने लगा है, वो एक ड्राइविंग फैक्टर रहेगा। उसी के साथ शुरू करते हैं। एक अंदाज़ा दीजिए कि मिड इनकम के कितने प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में हैं और उनकी रियलाइजेशंस रफली कितनी रहेगी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है गुप्ता जी। आई थिंक कल आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अभी आप सुन पा रहे हैं? जी जी अग्रवाल साहब, गो अहेड। तो हर्षदा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैंने कहा जो कोटक की रिपोर्ट का आपने जो जिक्र किया है उसमें एक सिग्नेचर ग्लोबल के लिए राइट वर्ड यूज किया गया है, द हाउसिंग फैक्ट्री। तो आप इसी वर्ड से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली एनसीआर में, वो बहुत स्पीडली और फोकसली कर रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो मिड इनकम हाउसिंग पर इस वक्त लगा हुआ है। आप ये देखिए जो हमारे अगले 10 क्वार्टर तक के जो टोटल जो हमारे एक जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं उनका जो साइज है वो लगभग 17 मिलियन है। तो हमने गाइडेंस दी है कि 2026 तक 17 मिलियन हम कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसका रेवेन्यू टारगेट हमारा 11,000 करोड़ रुपए का है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट एक नई ऊंचाई पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत मजबूती से एक नए तरीके से उभरा है। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो मुझे लगता है ये इस वक्त देश के उन एक बड़े शहरों में है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा मजबूती से काम हुआ है। दूसरी चीज एक अगर और भी देखें तो पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन है वो हमारा काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। हमारा पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन लास्ट ईयर 7,400 रुपीज पर स्क्वायर फीट था, जो इस ईयर में 9,800 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि डिमांड भी ज्यादा है, थोड़ा प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं और कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल में और लैंड के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं। प्रदीप जी गुड आफ्टरनून। ऐसा ये गुड़गांव स्पेसिफिक है क्या ये? क्योंकि इवन डीएलएफ के बारे में मैं पढ़ रहा था कि अभी उन्होंने एक फ्रेश लॉन्च किए हैं, सॉफ्ट लॉन्च में ही सारे उनके अपार्टमेंट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं और वो बात हो रही है यहाँ पर 20-20 करोड़ के अपार्टमेंट्स की, अब कुछ मतलब 10 से 20 करोड़ के अपार्टमेंट्स की। मतलब ऐसा गुड़गांव मार्केट में एकदम से क्या हुआ है? सो अनुज जी देखिए ऑल अक्रॉस द सेक्टर डिमांड है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में, लेकिन हम लोग क्योंकि मिड इनकम में और अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा हैं, सो अगर आप मुझसे बात करें तो मैं जरूर ये कहूंगा कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। आज की डेट में हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्री है ऑलमोस्ट आप ये देखिए 90% सोल्ड आउट कर चुके हैं। आने वाले ये जो क्वार्टर आ रहा है इसमें लगभग 8500 करोड़ के और प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा कि डिमांड ज्यादा है और एक रेनॉल्ड जो डेवलपर हैं उनकी काफी ज्यादा इस वक्त सेल दिखाई दे रही है, तो ऑफ कोर्स क्योंकि मार्केट के अंदर जो बायर है उसका बिलीव बढ़ा है कि आने वाले वक्त में और जो प्राइसेस हैं
वो कहीं ना कहीं अप हो सकते हैं। उसका बहुत फंडामेंटल रीजन है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर दर्जे का हो रहा है। जी, आपने रिलेशंस का जिक्र किया, वाकई अगर आप देखें काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल्स पर और काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आपके रिलेशंस हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, इस पर कोई राय नहीं प्रदीप जी कि बहुत हायर प्राइसेस पे थोड़ी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्या बहुत हायर प्राइसेस पर डिमांड थोड़ी कम हुई है क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो सवाल का दूसरा पार्ट है वो उसको सपोर्ट करेगा। वो ये कि क्या डिमांड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप इसी बेल्ट पे आगे तक, जैसे वो निमराना हो गया या फिर मानेसर हो गया, वहाँ तक और एक्सपेंड करेंगे क्या? सो देखिए, अभी आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत फोकसली हम गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम में ही फोकस्ड हैं। ऑफ कोर्स पूरे दिल्ली एनसीआर में डिमांड है, लेकिन कंपनी मीडियम टर्म की बात करे तो इसी एरिया में ही फोकस रहने वाली है। आपने कहा कि जो डिमांड है वो कहाँ से आ रही है, तो इसके दो रीजन। एक तो जो यहाँ बेसिक जो सोशल इंफ्रा है इस वक्त गुरुग्राम का, वो बहुत बेहतर है। बेस्ट आईबी स्कूल्स यहाँ हैं, हेल्थ केयर की बात करें वो यहाँ है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, ऑटोमोबाइल का हब है, ये आईटी का हब है। तो इससे जो जॉब का जनरेशन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं घरों की डिमांड बन रही है। और दूसरी एक बात और इसमें जो पीछे 1-2 साल में मुझे देखने में आई है कि दिल्ली से माइग्रेशन बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला है। आप ये देखिए, दिल्ली में जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा अप हुए हैं और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहीं ना कहीं गुरुग्राम के कंपैरिजन में काफी कम है। सो नई सोसाइटीज बन रही हैं गुरुग्राम में, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, तो लोगों को अट्रैक्ट किया है, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, साथ में ये सारी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। सो ऐसे बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया है जो स्टिल कर रहे हैं, और इसीलिए जो डिमांड है इस मिड सेगमेंट में आपको नजर आ रही है। अच्छा, ये जो इतने महंगे मकान है ये सारे आईटी वाले ले रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट वगैरह भी हैं? और एक और चीज़ सर, ये नोएडा की तरफ आने का कोई मन है क्या? देखिए, बिल्कुल आप जरूर जर्नलिस्ट भी जरूर होंगे, बिल्कुल मैंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग हैं हमारे पोर्टफोलियो की बात कर, 75% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सैलरीड क्लास हैं। और सैलरीड क्लास का मतलब ये है कि क्योंकि आप ये देखिए 500 फॉर्चून में से 250 के ऑफिसेज यहाँ पर हैं, तो ऑफ कोर्स जो डिमांड है उसका एक फंडामेंटल रीजन। प्रदीप जी, अब यहाँ से आपका फोकस मिड इनकम में भी रहेगा या फिर कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स में भी उतरने का इरादा है? क्योंकि जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे, बड़े से बड़े प्लेयर्स लग्जरी प्रोजेक्ट्स मिनटों में इनफैक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं, तो क्या उस तरफ भी पहल करने की गुंजाइश है सिग्नेचर ग्लोबल की? तो हर्षदा जी, हम बहुत फोकस कंपनी रहे हैं। लास्ट 10 साल की अगर हम जर्नी की बात करें तो हमने बहुत फोकस रखा है कि हमें मिड इनकम या अफोर्डेबल में काम करना है, तो हम इसी फोकस में रहे हैं। क्योंकि इस सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में कोई प्लेयर नहीं है, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आने वाले वक्त में भी मीडियम टर्म की मैं बात करूं तो अभी कंपनी का कोई भी इरादा किसी भी प्रीमियम या किसी ऐसे लग्जरी सेगमेंट में जाने का नहीं है। फोकसली अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग में ही हम काम करते हुए मिलेंगे। ओके, अच्छा, कंसिडरिंग कि अभी तो रियल एस्टेट में शायद एक और बड़ी तेज़ी आनी है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, अगले साल से शायद आरबीआई रेट कट करना शुरू करे, तो क्या अब आपके पास एक अच्छी खासी विजिबिलिटी है गिवन द ओवरऑल डिमांड अगले 2-3 साल के लिए? बिल्कुल अनुज जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि रियल एस्टेट मुझे लगता है ये अभी केवल ट्रिगर हुआ है। आने वाले मैं तो 5 से 7 साल के लिए इस पे बुलिश हूँ। अप एंड डाउन के साइकिल चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ये बुलिश सेगमेंट है। मेरे पास आज की डेट में लगभग 27 मिलियन का एक पोर्टफोलियो है जो आने वाले 10 से 12 क्वार्टर में मैं लॉन्च करने वाला हूं। 2026 तक मैं मोस्टली प्रोजेक्ट अपने लॉन्च कर चुका हूंगा, और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सब गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम में हैं, और जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं ये सब मिड इनकम को ही बिलोंग करते हैं। सो मेरे पास जो पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है, और डिमांड तो मैंने आपको बताया कि सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है, तो आज की डेट में जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और सप्लाई मेरे पास अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी को किसी तरीके का कोई चैलेंज आने वाले वक्त में दिखाई। ऑलराइट प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको। चलिए, तो ये हो गई बात सिग्नेचर ग्लोबल से। मयूरेश, क्या व्यू है आपका रियल एस्टेट पर, और अगर आपने सिग्नेचर को ट्रैक किया हो तो? नहीं, सिग्नेचर को तो ट्रैक नहीं किया है मुझे, बट रियल एस्टेट ऑब्वियसली एज यू राइटली पुट इट, जो एक रियल एस्टेट साइकिल होता है 6 साल का, वी आर इन द मिडल ऑफ दैट साइकिल, 3rd या 4th ईयर में साइकिल के, व्हिच मींस देयर इज स्टिल एन अप साइकिल ऑफ ऑलमोस्ट 2 to 3 years जो बचा है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए।
जैसे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और जैसे हॉट केक्स की तरह सेल हो रहे हैं, आई थिंक दैट डिमांड इज एब्सोल्युटली देयर as far as premium and ultra premium projects are concerned. But I think ये जो पूरी वैल्यू चेन है मिड प्रीमियम, प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की, और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख रहे हैं कि एट सम पॉइंट नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट रेट कट होगा, जो सारे लोग फेंस सिटर्स पे बैठे हैं, ऑब्वियसली दे विल जंप इन इनटू दिस साइकिल एज वेल. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ऑब्वियसली आई थिंक नंबर ऑफ यूनिट्स दैट हैव गॉट सोल्ड इन 23 इज द लार्जेस्ट नंबर आफ्टर 7 या 8. यानी जो रियल एस्टेट साइकिल वापस स्टार्ट हुआ है, आई थिंक रियल अर्नेस्ट में आई थिंक दैट साइकिल इज कंटिन्यूइंग. एंड अगेन जो इनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है बिल्डर्स के पास, आई थिंक दैट हैज कम ऑफ वेरी वेरी स्टेडीली. तो मुझे लगता है आई थिंक ये साइकिल बिल्कुल चलेगा अगले 2 वर्षों के लिए. गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए. बट आई थिंक एंसिलरीज को ना भूले. तो मुझे लगता है आई थिंक प्लेयर्स लाइक सेंचुरी प्लाई एज एन एग्जांपल, जो प्लाईवुड में है, दे हैव गॉन थ्रू अ टफ टाइम पिछले 4 या 8 तिमाहियों में. इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी, मार्जिन्स पे दबाव आया था, वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ा था. बट आई थिंक ऑल दोस थिंग्स आर नाउ बीइंग टेकन इनटू कंसीडरेशन. अच्छा खासा आई थिंक एक ली अवे मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन गोइंग फॉरवर्ड, और एक्सपेक्टेशन ये है कि अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक आ सकती है. तो आई थिंक रियल एस्टेट प्लेस पे तो ध्यान रखे ही रखे हैं, बट आई थिंक जो एंसिलरी प्लेस है, प्लेयर्स लाइक सेंचुरी प्लाई या सोमानी सेरामिक्स एज एन एग्जांपल, इन पे जरूर ध्यान रखें. बिल्कुल हर्षदा, ये दिवाली पे भी मैंने इस चीज़ पर डिस्कशन किया था. ये स्पेस में ना कुछ एक अलग ही लेवल की तेज़ी है. और देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तब है, आप देखेंगे ना, अब पहले सारी की सारी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे होर्डिंग सारी रियल एस्टेट की होती थी. अब वो नहीं है, क्योंकि अब वो बिक रहे हैं, तो अब उनको उतना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. वो सारी की सारी इन्वेंट्री धीरे धीरे करके जा रही है. रियल एस्टेट में तो खैर बहुत शानदार तेज़ी है ही. उस दिन गौतम दुगर से बात हो रही थी जब उन्होंने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है. कई बार हम लोग ये सोच कर डर जाते हैं कि ऑलरेडी 74% इंडेक्स चल चुका है. कुछ भी नहीं है ये. आप अभी भी देखिए तो पूरी की पूरी रियल एस्टेट का मार्केट कैप आज भी कुछ भी नहीं है कंपेयर टू DLF का पीक मार्केट कैप. और एक चीज़, ये सेरा सेनेटरिव है, सोमानी हो गया, कजारिया हो गया, पॉलीकैब हो गया, RR काबिल हो गया, इनके पास, क्योंकि अब फ्लैट आप कोई भी खरीदें, अल्टीमेटली वॉश बेसिन तो लगेगा, उसमें सब तो लगेंगे, और आप क्वालिटी चाहेंगे आप. तो इसके लिए ये स्पेस मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी बहुत आपको पैसा बना के देने वाली है, क्योंकि इंडिया स्टोरी का मतलब ही यही है कि एस्पिरेशनल कंजम्पशन, और घर से बड़ी एस्पिरेशन तो कुछ नहीं हो सकती हमारे जैसे देश में. वो तो एक डेफिनेट चीज़ है. इनफैक्ट कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ था 2023 के साल में, और वो कंजम्पशन थीम से, स्पेशली ये रियल एस्टेट वाली जो कंजम्पशन थीम उभर कर आ रही है, जिन स्टॉक्स का अनुज भी जिक्र कर रहे थे, उनमें और डबल अप करते हुए दिखाई देंगे. तो एक इंटरेस्टिंग पॉकेट है अगले साल के लिए भी वॉच करने के लिए. अच्छा, बाय द वे, आपने जिक्र किया था बीकाजी का. बीकाजी के चक्कर में प्रताप स्नैक्स भी चल पड़ा है. मयूरेश, जस्ट FYI, क्योंकि वो स्टॉक करीब 3-3.5% ऊपर है. और मैं देख रही थी कोरिलेशन, USL ज़्यादा चला नहीं, UBL ठीक ठाक ऊपर है, लेकिन ये 2 स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है. तो वो एंसिलरी प्ले यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है. चलिए, इस बीच श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे फटाफट से एक व्यू लेंगे. फिर सेमीकंडक्टर स्कीम को बड़ी सफलता मिले, उसको लेकर दरअसल कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, असीम को भी जोड़ेंगे. श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड. गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून अर्शदा. तो देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में हमें लगता है कि थोड़ा और कंसोलिडेशन देखने मिलेगा. लेकिन अच्छी बात यह है कि जब मार्केट में भी ड्यूरिंग द डे करेक्शन आया था, तो मार्केट ने 21,400 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए वापस एक रिबाउंड की एक फॉर्मेशन बनाया है. तो ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट का अप ट्रेंड है वो जारी है, थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा. और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी में हमें लगता है कि विप्रो, यहाँ पे हमें लगता है कि और भी तेजी बन सकती है. आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने 1-1.5 साल के बाद इसने काफी अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन किया है, और एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यानी एक बड़ी रैली आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है. तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि विप्रो को लॉन्ग करके चले. 472, 473 के करीब ट्रेड कर रहा है. फ्रॉम हियर द नेक्स्ट लेवल कुड बी अराउंड 495, 500 के करीब का लगता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 495 के टारगेट्स नजर आते हैं. तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें. स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 464, 464 का स्टॉप लॉस रखें. ओके, 464 के स्टॉप लॉस के साथ विप्रो को ट्रेड करें, ये आपके लिए इस समय की ट्रेड. चलिए काम करते हैं, आपको टीजर देते हैं 4 का चौका का. शिल्पा जी से सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे आज हम. मानस की जिम्मेदारी होगी FNO सुपरस्टार. चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ के पास जाएंगे, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी. तो आप चारों के पास आ रहे हैं कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले जो हाल ही में लॉन्च हुई सेमीकंडक्टर स्कीम है, उसको बड़ी सफलता मिली, उस पर बात कर लेते हैं. IT मंत्रालय की स्कीम के तहत कुल
45 एप्लीकेशंस मिली हैं। इस खबर पर और डिटेल के लिए असीम के पास चलते हैं। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए पूरी जानकारी। देखिए, सरकार ये चाहती है कि देश में सेमीकंडक्टर फैब लगे, डिस्प्ले फैब लगे। इसके लिए सरकार ने एक ये मॉडिफाइड सेमीकंडक्टर स्कीम चलाई हुई है। कुल 17,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है इसके अंदर, और जुलाई में सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम को काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। सरकार को कुल 45 आवेदन मिले हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो सेमीकंडक्टर फैब है उसको लगाने के लिए 6 कंपनियों ने आवेदन किया है। इन कंपनियों में टाटा शामिल है, फॉक्सकॉन शामिल है और इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर शामिल है। अगर मैं डिस्प्ले फैब की बात करूं तो उसमें भी 3 कंपनियां आगे आई हैं, जिसमें कि फॉक्सकॉन ने एप्लीकेशन डाला है, वेदांता ने एप्लीकेशन डाला है। इसके साथ साथ एटीएमपी को लेकर भी काफ़ी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स यहां पर सरकार को देखने को मिला है। कुल टोटल 10 एप्लीकेशन सरकार को असेंबलिंग, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के अंदर मिली है। उसमें से एक कंपनी के प्लांट को सरकार ने ऑलरेडी मंजूरी दे दी है। माइक्रोन के प्लांट को मंजूरी मिल चुकी है और उस पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा सीजी पावर और सीडीआईएल ने एटीएमपी प्लांट के लिए असेंबलिंग के लिए अपना एप्लीकेशन डाला, और साथ ही साथ करीबन 26 कंपनियां हैं जिसमें कि डिजाइन लिंक सेमीकंडक्टर के लिए कंपनियों ने आवेदन किया है। उसमें से सरकार 9 कंपनियों के आवेदन को ऑलरेडी मंजूरी दे चुकी है। बाकी सारी कंपनियों के प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन है। खासतौर पर अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है, करीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए होगा। तो सरकार ये चाह रही है कि पहले सब प्रपोजल जितने भी आ जाए उनको अच्छे से ठीक से देखा जाए, किसके प्रपोजल को ठोस है और उन्हीं को मंजूरी दी जाए। तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर सरकार इन प्रपोजल्स को मंजूरी दे सकती है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। फिर शिल्पा जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए आपकी ट्रेड। जी अनु जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा फार्मा से ल्यूपिन में बहुत अग्रेसिव ओए एडिशंस है, और यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक अभी 1280 के ऊपर सस्टेन करते ही 1330 1350 के लेवल्स तक जाएगा। तो जैन सीरीज का 1300 का कॉल ऑप्शन ल्यूपिन का, जो रफली अभी 44-45 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 30 का मेंटेन कीजिए। जो टारगेट्स है वो पहला रहेगा 56, फिर देन 65 से लेकर 78 के भी टारगेट्स आपको आते मिलेंगे। ओके, तो ये फिलहाल 56 फिर आगे 78 के टारगेट्स के लिए लुपिन 1300 का कॉल लेकर चले। मानस, एफनो सुपरस्टार। देखिए, ऑल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों 400 पे बेहतरीन लग रहे हैं। मेरा जो इस टाइम पिक है वो आईओसी पे है। आईओसी ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। कुछ दिन पहले करेक्शन देखने को मिला था, स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया है। तो आईओसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 125 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस लगाने हैं, ये कैश लेवल्स हैं, और 132 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करने हैं। तो ये दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं, आईओसी में खरीदारी करनी चाहिए। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो जनवरी मंथ का 130 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 5 रुपए 85 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। वहां आपको स्टॉप लॉस 4 रुपए 30 पैसे का लगाना है और टारगेट 10 रुपए के सेट करने हैं। ओके, आईओसी फ्यूचर्स प्लस है आपका। अगला ट्रेड पिक करते हैं, अमित जी के सौजन्य से आएगा वो। अमित जी, चार्ट के चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं? जी विनीत जी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पिक कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा भी रिसेंटली हमने 220 के लेवल पे एक वीकली ब्रेकआउट देखा था। उसका रीटेस्ट भी परसों के 17 में जब मार्केट में थोड़ा सा शेकआउट आया तो लगभग 20 डमा को इसने टेस्ट किया, और अब स्टॉक वापस ऊपर की ट्रेजेक्टरी में है। यहाँ पे इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है। 225.40 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 221 का, और टारगेट्स रहेंगे 234 रुपए के। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर एक पिक इस समय। मयूरेश, आपका मिड कैप फंडा पिक? मिड कैप आईटी के साथ जाना चाहूंगा अनुज जी। आई थिंक सिलेक्टिव यहाँ पे रहना चाहिए। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन और साइंट ये पिक्स है, बट आई विल डिस्कस फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस हियर। नंबर्स ठीक ठाक आए थे पिछले तिमाही के, मैनेजमेंट कमेंट्री साउंडिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, और ये जो प्लेटफॉर्म्स बिल्ड कर रहे हैं जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, आई थिंक दे हैव अचीव्ड रीजनेबल अमाउंट ऑफ सक्सेस हियर। और जैसे ये प्रोडक्ट स्ट्रोक प्लेटफॉर्म और भी आई थिंक हायर लेवल्स छूता है, as it gains more penetration across enterprise solutions, यूरोपियन बाजार हो, यूएस मार्केट्स हो, जो सबसे बड़ा मार्केट है, मुझे लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि छोटे से छोटा एंटरप्रेन्योर से लेके मीडियम एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग आउट फॉर एआई सॉल्यूशंस दैट वर्सस का प्रोडक्ट जो वेल रिसीव्ड हो रहा है कैन डिलीवर। दूसरा, आई थिंक जो गाइडेंस दिया है 2 से 3% की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, और जो एबिट मार्जिन है ये 11.5% के आसपास, मुझे लगता है कि एक डिसेंट शो हो सकता है
ऑर्डर बुक जो पिछले तिमाही में मिली थी वाज वन ऑफ द बेस्ट दैट दे रिसीव, और जो ऑर्डर बुक एग्जिस्टिंग है टू बी एग्जीक्यूटेबल along with expectations of utilization levels, ये आई थिंक स्टॉक्स के फ्री कैश फ्लोज को और जो स्टॉक डिविडेंड की 2% की देता है इसको बिल्कुल बरकरार रख सकता है। तो हमें लगता है आई थिंक फर्स्ट सोर्स एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। हम लोग एक 18 से 20% की अपसाइड ये लेवल से भी देख रहे हैं विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 174। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट्स के को दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए फर्स्ट सोर्स मिड कैप फंडा। चलिए सारे ट्रेड्स में आपके लिए एक बार फिर रिकैप कर देती हूँ। 4 का चौका की शुरुआत हुई है सस्ता ऑप्शन लूपिन 1300 का कॉल 40 पर सजेस्ट किया, 56 आगे 65 78 के टारगेट के लिए तेजी करने की सलाह है। मानस ने पिक किया एफएनओ सुपरस्टार में आईओसी, जहां पर टारगेट 132 का दे रहे, 125-30 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अमित सेठ ने अगला ट्रेड चुना और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का 234 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक दे रहा है आपको और 221 का स्टॉप लॉस लगाना है। फर्स्ट सोर्स में मौका है तेजी का। ये है मयूरेश की पिक जो इस समय ये काउंटर इन्होंने आपके सामने पेश किया। चलिए कुछ और ट्रेड्स पर एक राय लेते हैं जहां पर श्रीकांत चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, आज ये डीवीज लैब, लॉरस लैब एंड द लाइक्स में भी थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला है। आई रिमेंबर कुछ दिन पहले डीवीज लैब पर हमारी नज़र गई थी, अब 3874 का ये शेयर है। कितना और स्कोप है यहाँ पर और गेन्स का? करंट लेवल्स पर अगर कोई एंट्री करना चाहता है मौका है या फिर रहने दे? बिल्कुल, तो देखिए वैसे ऑफलेट जितने भी फार्मा कंपनीज है वहां पे हमने एक रिन्यूड इंटरेस्ट देखा है। कई सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद रिकवरी फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इसमें वापस से हम एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। डीवीज स्पेशली अगर आप देखें तो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था स्टॉक, लेकिन इवेंचुअली अभी इसने जो इसके सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की शुरुआत कर दी है। 3800 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद 3870 के ऊपर टिकना क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक यहाँ से 4000-4050 के लेवल्स दिखा सकता है। वैसे भी अगर इस स्टॉक के अगर डेली चार्ट को देखें तो मुझे लगता है कि इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है जो एक काफी बुलिश इंडिकेशन होता है, लेकिन अभी तक ये नेकलाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम कम से कम 4000-4050 के लेवल्स देखेंगे, उसके बाद हमें लगता है कि इसमें और तेजी बनेगी। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग करें 3870 के करीब। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हमें एट 3780 के करीब, यानी 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चलें। ओके, एक इंटरडे ट्रेड लेके आइएगा स्क्रीन पे। एक बार जरा चंबल लेके आइएगा, चंबल फर्टिलाइजर्स आपकी स्क्रीन पे एट एग्जैक्टली 369.45 डे हाई पर है। स्विंग अच्छा खासा है, जरा ओपन इंटरेस्ट देखिएगा नीचे। और एक और चीज़ शिल्पा जी, ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, सितंबर 2022 का एक स्विंग हाई यहीं परसिस्ट करता है 370 पर। 370 अगर काट जाए तो इसके लिए क्या वो जो क्लस्टर है, आई मीन 402 403 का, वो शुरू हो जाएगा? आई मीन मेरे बात करते करते भी कभी ये 370 पे है। एक स्विंग प्रोस्पेक्टिव से आपका व्यू यहाँ पर? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही चंबल फर्टिलाइजर्स एकदम रेडार में है। इसमें हमने कॉल भी जनरेट किया था इंट्राडे के लिए 370 का कॉल ऑप्शन जो ऑलमोस्ट टारगेट पे भी है। बट ये जो आपने बोला ये एकदम इसका क्रूशियल लेवल है। ये अगर ये 370-72 को डिसाइसिवली होल्ड करता है तो चंबल फर्टिलाइजर ऑल्सो एज अ स्टॉक आप देखेंगे बहुत इसमें बहुत वाइल्ड स्विंग्स आते हैं जहाँ पे आपको बहुत क्विकली टूवर्ड्स 400-410 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे। तो इनफैक्ट अभी भी इसमें एक मौका है, अगर किसी को यहाँ पे जैन सीरीज में प्ले करना है तो मेरे हिसाब से चंबल फर्टिलाइजर का थोड़ा टू प्ले सेफ। आप 400 का जो कॉल ऑप्शन है जैन का, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर दीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपये का मेंटेन कीजिए और यहाँ से अपसाइड टूवर्ड्स 25 से 28 के भी ये लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी 400 के कॉल लेने की चंबल फर्टिलाइजर में। हम कुछ देर पहले बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे, वो स्टॉक दबाव में है लेकिन इस समय तेजी से फिसलने लगा है। बजाज फिनसर्व भी जो अब लगभग 2% नीचे और 1% का नॉक इसने ले लिया है। काबा जी एक फटाफट नजर डालेंगे फाइनेंस और फिनसर्व दोनों पर, बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस की बात करें थोड़ा डिप पॉसिबल है, ट्रेड कर रहा है 7152, पॉसिबल है कि 7000 भी आ जाए, लेकिन वहां पर एक सपोर्ट जोन है कि बेसिकली इसका चार्ट पॉजिटिव है, तो थोड़ा डिप पॉसिबल इन द शॉर्ट टर्म। रही बात बजाज फिनसर्व की, वेल इसका जो चार्ट है यहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस है, ट्रेड कर रहा है 1643, पॉसिबल है कि लो लेवल देखिए
ज्यादा नहीं, 1600 एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन वहां पर है, शायद वहां तक जा रहा है, लेकिन बाउंस मिलने की उम्मीद है 1600 के आसपास। तो ये फिलहाल 1600 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। बजाज फिनसर्व में दबाव आ रहा है। टाटा मोटर्स आपके रेडार पर लाते हैं। 1350 बस की चैसी का ऑर्डर यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से इनके हाथ लगा है। यह है आपके लिए अपडेट। एक हल्का सा स्पाइक आया, लेकिन स्टॉक हल्के नेगेटिव टेरिटरी में ही है, 723 के आसपास। मानस, कोई ट्रेड टाटा मोटर्स में? देखिए, ट्रेड तो है। टाटा मोटर्स ने करेक्शन दिखाया था, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे ही 3 दिन पहले सपोर्ट लिया था। मेरा तो समझना है कि करंट लेवल्स पे भी टाटा मोटर्स में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 704 के रहेंगे, और इस मूव में शायद जो 730 732 का रेजिस्टेंस है, स्टॉक उसको ब्रीच करके 745 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 43 की तरफ बढ़ सकता है। चलिए, ये है फिलहाल टाटा मोटर्स। खबर आई तो उस पर एक रिएक्शन हमने सोचा आपके सामने रख दें, लेकिन हम सब जानते हैं 2023 खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। बस कुछ ही दिन बाकी है कि हम 2024 में उतरेंगे। लेकिन उन स्टॉक्स की अब बात करते हैं जिन्होंने 2023 में सबसे ज़्यादा धमाल मचाई है। कौन से रहे हैं 2023 के बाहुबली, महारथी और सुपर हीरो? उसका एक चेक सुमित के साथ। तो 2023 जो कि निफ्टी के लिए एक शानदार साल रहा, इनफैक्ट बाजार के लिए एक शानदार साल रहा, जबकि 18-20% के आसपास रिटर्न तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में आए और 20% या 30% प्लस रिटर्न आपको मिड कैप स्मॉल कैप में आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन कुछ स्टॉक जिन्होंने एक बढ़िया तेजी दिखाई, उसमें दिग्गजों में टाटा मोटर्स 86% की शानदार तेजी, एनटीपीसी 85% का एक बढ़िया उछाल, बजाज ऑटो 80% के आसपास का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ और दिग्गजों की अगर बात की जाए तो एलएनटी 70% की शानदार तेजी, कोल इंडिया करीब 65%, एक लंबे अंतराल के बाद बढ़िया तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और हीरो मोटोकॉर्प साल के सेकंड हाफ में चला 50% की तेजी, और पावर ग्रिड करीब 50% का रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप की पूरी तेजी रही पीएसयूज के नाम, जहां पर आरईसी और पीएफसी करीब 250% से ज्यादा का उछाल यहां रहा। आईआरएफसी करीब 200% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मजगांव डॉक, रेल विकास निगम लिमिटेड करीब 150 से लेकर 250% तक की तेजी यहां देखने को मिली। और बीएचईएल और प्रेस्टीज एस्टेट रफली 150% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। अगर कुछ स्मॉल कैप के सुपर हीरो की बात की जाए तो बीएससी ने लीड किया, 350% के आसपास की तेजी, सुजलॉन 250% का एक बढ़िया उछाल, अपार इंडस्ट्रीज करीब 215% के आसपास की बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। साइंट और जेंसार, कुछ और ऐसे नाम जो कि करीब 200% चले। जेबीएम ऑटो 250% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। और साथ साथ एनएलसी इंडिया और कल्याण ज्वेलर रफली 200% के आसपास की तेजी यहां से भी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बढ़िया साल, जबकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में आपको मल्टीबैगर बनते हुए दिखाई पड़े। ओके, चलिए, तो 2023 के जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहे उनकी बात हुई यहाँ पर। 2024 में कौन से स्टॉक्स चलेंगे लेकिन, और कहाँ पर आपकी नज़र रहने वाली है? क्योंकि ये साल अच्छा रहा है, निफ्टी ने आपको 15% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, बैंक निफ्टी भी डबल डिजिट्स गेंस दिखा रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में 40 से 45% की रैली और स्मॉल कैप में करीब 50% की रैली। 2024 में क्या होगा ये जानते हैं देवेन चोकसी से, उनसे समझते हैं मार्केट का आउटलुक इस समय। देवेन भाई, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट 2024 में, क्या ये तेजी जो हमने देखी है 2023 में, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, ये रहेगी कंटिन्यू? अनुज, गुड आफ्टरनून। $1 बिलियन क्वेश्चन। आई थिंक सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये रहेगी कि जो कंपनी के अंदर ग्रोथ रेट का वीक सस्टेनेबल आउटलुक दिख रहा है, उनके अंदर मेरे ख्याल से तेजी बरकरार रहनी चाहिए। पर्टिकुलरली आई थिंक जो बड़ी कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के अंदर जिसका समावेश है, इनके वैल्यूएशन कंपैरेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप से कम है, उनके लिए थोड़ा समय मेरे ख्याल से 2024 का बेटर रहना चाहिए। क्योंकि एक तरफ उनके पास अगले 3 या 5 साल की एक विजिबिलिटी बनती है बिजनेस के अंदर, अर्निंग की विजिबिलिटी बनती है ग्रोथ के साथ में। तो दैट इज वन एस्पेक्ट, एंड सेकंड एस्पेक्ट इज मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर स्टिल कोटिंग एट अ वैल्यूएशन व्हिच इज नॉट फार टू एक्सपेंसिव। तो इवन इफ यू आर कंसिडरिंग अगले 12 महीने का भी आप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, तो करीबन आज की तारीख में भी निफ्टी 50 के अंदर आपको करीबन 20 के आसपास का फॉरवर्ड अर्निंग के साथ में वैल्यूएशन मिल रहा है। दो इट इज स्लाइटली प्रीमियम, बट इट इज स्टिल नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज अगेंस्ट आई थिंक द मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज के, जहां पे वैल्यूएशंस हैव बीन फार मोर इन एक्सेस ऑफ 30-35 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो। मेरा ऐसा एक मानना है कि एक अपॉर्चुनिटी बनी रही। सेकंड चीज के अंदर जहाँ पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पे हमें लग रहा है कि एक टेक्नोलॉजी के साथ में जो कारोबार जुड़ा है, जो डिसरप्शन क्रिएट करने के लिए मार्केट के अंदर तैयार है,
वो कंपनियां के लिए मेरे ख्याल से आई थिंक अच्छा समय रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ सेक्टर्स आई थिंक हियर विल बी लुकिंग मोर इम्पोर्टेंटली एट स्टॉक्स। और वहाँ पे काफी हद तक आईटी के अंदर इंजीनियरिंग एंड R&D स्पेस के अंदर मिड टीयर कंपनीज के लिए एक अच्छा समय रहना चाहिए। कमोडिटीज के लिए भी एक समय थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि ऑन द होल जो क्रूड ऑयल का आउटलुक है वो काफी सबड्यूट दिख रहा है यहाँ पे। और एट द सेम टाइम हम मेटल कमोडिटीज के दाम जो देख रहे हैं, केमिकल कमोडिटीज के जो दाम देख रहे हैं, उनके अंदर हमें लग रहा है कि आई थिंक यहाँ से एक अच्छा स्टेडी आउटलुक मिल रहा है। तो डेफिनेटली सम ऑफ द मेटल कमोडिटीज एंड केमिकल कमोडिटी कंपनीज will have relatively better times going forward. And finally, the consumption space overall, whether it is a B2B consumption due to the industrial spending or B2C consumer because of the consumer spending, मेरा ऐसा मानना है कि उनके अंदर सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अच्छा कारोबार 2024 के अंदर रहना चाहिए। And we are not asking for superlative return, but we are asking for a steady return around 20-25% in this particular period. 20-25% तक के रिटर्न्स ये शायद कुछ सेक्टर्स दे सकते हैं। देवेंद्र, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, जो सुमित भी उल्लेख कर रहे थे, मिसाल के तौर पर आपके PFC REC जैसे काउंटर्स जो 250-250% इस साल भागे हैं, इनमें अच्छा पैसा बना है। पावर को लेकर कई सारे म्यूचुअल फंड्स अभी बायस रखते हैं, तेजी की पोजीशन शायद उनकी तरफ से और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। एक सेक्टर में कहाँ अपॉर्चुनिटी रहेगी? क्या इस तरह के प्लेस पर आपकी नजर होगी, या फिर टाटा पावर, NTPC जो पावर मैन्युफैक्चरर्स हैं और इवेंचुअली जो ट्रांसमिशन भी करते हैं, उन कंपनियों पर भी आप जोर देना चाहेंगे? Overall, the entire space looks, I think, interesting. Whether it is generating space, whether it is distribution space, or even for that matter ancillary space के जहाँ पे storage mechanism, बैटरी के कारोबार के साथ में जो बिजनेस जुड़ा हुआ है, वो मैकेनिज्म के साथ में भी I think companies are looking interestingly positioned. And the growth rate is unquestionably, I think, on a higher side. Question would remain that whether we are getting all these companies at a sufficient amount of bargain or the headroom. मेरे ख्याल से आई थिंक एक्सेप्ट टाटा पावर इमीडिएटली इतना क्लैरिटी दूसरे कंपनीज के अंदर शायद नहीं मिल रहा है, बिकॉज टाटा पावर के अंदर आई थिंक दोनों कन्वेंशनल एनर्जी एज वेल एज आई थिंक दी सोलर एनर्जी, दोनों का कारोबार अलॉन्ग विद द डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जो जुड़ा हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ कि कंपनी के अंदर क्लैरिटी काफी हद तक बेहतरीन क्लैरिटी मिल रही है। So from that perspective, we would remain more comfortable fundamentally investing into companies like Tata Power. Rest of the companies, when the market gives some kind of a deep correction, if at all, तो उसके अंदर शायद बाय करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा गिनी जानी चाहिए। But overall, yes, I think I do agree that even the particularly NBFC space के जहाँ पे आपने REC PFC जैसी कंपनी का उल्लेख किया, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कंपनीज को डेफिनेटली आगे जाके अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एक तरफ बैलेंस शीट क्लीन है, दूसरी तरफ offtake of money is I think on a higher side. Cost of funds are not so very expensive compared to the other banks. So all in all put together, मैं ऐसा समझता हूँ कि I think ये companies को आगे जाके भी थोड़ा अच्छा thrust मिलेगा। Maybe I think in the shorter term you will not find the similar kind of appreciation which they have seen due to the deep value discount in the last year. But I think मेरा ऐसा मानना है कि 15-20% का outcome और appreciation I think is distinctly possible in these companies. ओके देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। मेरे ख्याल से इस बीते एक्सटेंडेड वीकेंड में आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम्स पर रील देखी होंगे। मनाली में, कश्मीर में, पुणे हाईवे पे जो भीड़ें लगी हुई थी, तादाद लगी हुई थी लोगों की, ये ट्रैवल टूरिज्म 2024 की भी थीम रहेगी। और एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा सर, अब एक नया कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलन में है पोस्ट कोविड, दैट्स होम स्टेज। क्या ये आपको जो QSR सेगमेंट है, स्टॉक्स लाइक जोमेटो, जुबिलेंट फूड वर्क्स, इन पर भी एक फ्रेश पर्सपेक्टिव डेवलप करने पर विचार कर रहे हैं आप? क्या इन प्राइसेस पे एक बार फिर से नजर डालेंगे आप? ये क्या आपकी प्रिफर्ड बाय लिस्ट में है इस वक्त? तो वीरेंद्र, आपने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट लिया है। आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री इज नाउ गेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिकॉग्निशन। आप वाराणसी मंदिर, अयोध्या मंदिर, अगर महाकाल मंदिर, ये सब स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन की बात करें, या आई थिंक हिस्टोरिकल टूरिज्म स्पेसिस लाइक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, आई थिंक इनकी बात करें तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फुटफॉल्स हैव आल्सो स्टार्टेड ट्रैवलिंग because of this particular thrust given to this tourism segment. At the same time, I think the outbound traveling is also equally giving the larger amount of thrust to the economy in general. Whether we would confine ourselves only to the hotel stocks or whether we would confine ourselves only to the QSR stocks,
मैं समझता हूँ कि आई थिंक यहाँ पे काफी हद तक आगे देखना जरूरी बनता है. Even say for example companies like Praveg, which is into the tent city business model, hospitality segment, eco-friendly hospitality segment, which is I think a kind of a differentiated model compared to 3-star, 4-star, 5-star hotel. He's also looking I think quite interestingly positioned from the point of view of higher growth going forward. So ऐसे तरीके के जो कारोबार है मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज के अंदर वो कारोबार को आपको अच्छी तरह से देखना जरूरी बनता है. मे बी आई थिंक यू गेट आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज from investment. But yes, I do agree on this aspect that because of the tourism activity increasing, most of the allied businesses are getting larger amount of thrust due to this activity. Allied businesses for sure. Of course, tourism. I think वीरू ने अगले साल की छुट्टी का कैलेंडर देख लिया है क्योंकि उसी के आसपास ये सवाल आ रहा है. वीरू प्लान बन गया क्या अभी से? नहीं. वैसे मैं नहीं. हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता अभी, ऐसा कुछ. वैसे मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं ये हमेशा लोगों को बोलता हूँ, कभी भी ना लॉन्ग वीकेंड पे जाना ही नहीं चाहिए. मतलब आप प्लानिंग जो है ना, आप छुट्टियाँ इतनी होती हैं, कभी भी नहीं. छुट्टियाँ इतनी होती हैं ना, उसको बेटर यूज़ करिए. लॉन्ग वीकेंड पे उल्टा अपनी सिटी में रहिए और अपनी सिटी लाइफ एंजॉय करिए. एक्चुअली आई कंप्लीटली एग्री. और मैं बताऊँ, मैं इवन खुद जो इस ट्रिप पे गया हूँ, मैं एक दिन पहले आ गया वापस क्रिसमस से, और संडे के एक दिन बाद में मंडे की फ्लाइट ली थी. मैंने दोनों साइड का वीकेंड अवॉइड किया. दोनों साइड का बीच में मेरे को एक अच्छा टाइम मिल गया, उतना काफ़ी है. आप मतलब लॉन्ग वीकेंड को तो बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए, वरना फिर वही होगा वो जो अटल टनल के पास जो हुआ ना, आप 12 घंटे वहीं अटके रहे तो फिर तो पूरा लॉन्ग वीकेंड ही खराब हो गया आपका. फिर क्या बचेगा क्या? अक्रॉस वही हुआ ना. आप अगर पुणे लोनावला जा रहे थे, आप बैंगलोर से कहीं जा रहे थे, तो वो मैसूर वाला टोल क्रॉस करने के लिए आपको 20 किलोमीटर की लाइन में खड़ा होना पड़ा है. तो इट्स जस्ट अब्सर्ड. और मतलब आपकी मतलब अगर ट्रिप की शुरुआत में ही हो जाए ना, आपकी ट्रिप वैसे ही खराब हो जाती है. उसके बाद खैर कुछ बचता है. फिर आप सोचते रहोगे कि वापस आने में कितना और पेन झेलना पड़ेगा. लेकिन एक और स्पेस जो काफी बुलिश रहा है, और आई एम श्योर देवेन इस पर आपका एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन आएगा. जिस तरह से ये हाल मजगांव डॉक, आज भी देखिए खबर मजगांव डॉक से जुड़ी हुई थी, बाकी सारे शेयर भाग गए. और इन स्टॉक्स को ऐसे लिया जा रहा है जैसे कल आपको मार्केट में मिलेंगे ही नहीं. मार्केट में जिस दिन तेजी हो, इन स्टॉक्स को अच्छे से खींचा जाता है ऊपर की तरफ. अब क्वालिटी पैसा आई एम श्योर इसमें पहले बना है. यहाँ से आगे कितने चांसेस हैं तगड़े रिटर्न्स कमाने, क्योंकि ये आज देखिए हाल 2834 रुपए के भाव पर उपलब्ध है. तो हर्षदा, मेरा ऐसा एक स्टडी रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर कि बिजनेस के अंदर आपको ऑर्डर अच्छे मिलते हैं तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ गुड अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हाउएवर एग्जीक्यूशंस डू नॉट हैपन बिकॉज आई थिंक हायर अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स हैव कम इनटू योर किटी. एग्जीक्यूशन को बढ़ाने के लिए आपको टाइम लगता है. अगर आप ये कंपनीज के पिछले 4 क्वार्टर 8 क्वार्टर्स की भी वर्किंग निकाल के देखें, स्क्वायरली आई थिंक लुक एट आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज व्हिच आर इन डिफेंस स्पेस पर्टिकुलरली व्हिच यू हैव रिफर्ड टू. मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दे टेक टाइम टू एक्सपांड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस, दे हैव टाइम टू डिलीवर एंड क्रिएट द सेल्स. तो जब तक ये सस्टेनेबल मोड पे नहीं आता है तब तक आपको शायद कई क्वार्टर के अंदर ऊपर के नीचे के आपको वर्किंग देखने मिलेंगे, जरूर मिलेंगे. एंड दैट इज व्हाट द इन्वेस्टर शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर. Today, the investor is largely buying these stocks because I think they are seeing the order inflows coming in, but not necessary that each and every order is going to get executed in 12 months time. तो ये चीज के ऊपर जो ध्यान विचारणा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है. As a result of which I think at times I think they are buying some of these stocks very expensive. मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने गलती की बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक बाय करने की, तो शायद आपके पास दूसरी जो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने वाली है मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ आई थिंक बेटर क्वालिटी स्टॉक्स कमिंग इन फॉर द लिस्टेड मार्केट. In my viewpoint, I think you will miss out that kind of opportunity. So investor will have to be very mindful about buying the stock, particularly at a valuation. Okay. अच्छा देवेन, एक केमिकल स्पेस पे क्या भी बन रहा है इस समय, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी करेक्शन के बाद एक क्लियर कट मोमेंटम है पिछले 2 महीने में. Absolutely, Anuj. And I think largely मैं ऐसा समझता हूँ कि पिछले साल के अंदर impact of higher amount of input cost was significantly there, as a result of which margins were under squeeze. This year, I think that situation is gradually receding away. I would not say कि ये quarter के अंदर आपको इसकी impact balance sheet में देखने मिलेगी most of the chemical companies के अंदर, but higher amount of input cost, I think the situation is gradually receding away. Or because of that, some of the specialty chemical companies could probably have relatively better margin to talk about.
One good thing, which is fortunately, I think the demand scenario remains absolutely buoyant. Many of the contract manufacturing companies within the chemical space who are supplying even the APIs to the mainframe formulation makers, उनके लिए I think समय अच्छा जा रहा है. In fact, I think companies like Anupam Rasayan, for that matter, I'm just using as an example, not as a recommendation, but the fact is that I think such kind of companies are having some of the marquee clients with them who are basically buying the supply from this company on a contract basis. तो उनके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से टाइम अच्छा रहना चाहिए, बट वन शुड नॉट गेट यूफोरिक. एक तरफ मार्जिन स्टेबलाइज हो रहा है, दूसरी तरफ ग्रोथ आपका स्टेडी बनते जा रहा है. Even if you are happy with 20% kind of a growth in the business and with a steady margin, I think probably you should buy good companies at a relatively cheaper valuation. ऐसा मेरा मानना है. देवेन, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा. 2024 के लिए कोई हॉस्पिटल स्टॉक या फिर इस ग्रुप पे आपका आउटलुक, क्योंकि सबने पैसा बना के दिया है 2023 में. तो ज्यादातर आई थिंक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर ने किया, फाइनेंशियल बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर ने हॉस्पिटल स्टॉक्स के अंदर डाला है. एंड नॉट वेरी सरप्राइजिंग दो, बिकॉज एक चीज है कि आपको नए बेड एक्सपैंड करने के लिए नई कैपिटल की जरूरत पड़ती है. And at the same time, I think most of the hospital companies have actually, I think, systematically been expanding the new beds. And as a result of it, they've been constantly lining to their equity. So currently, I think they are quoting at adequate valuation. In fact, I think most of them are quoting at a premium valuation. And the dilution process is going to be continued, I think, going forward as well. तो ये मोमेंटम चालू रहने वाला है. डाइल्यूशन कंटिन्यू रहेगा, नए इन्वेस्टर्स कंपनी में आएंगे, मार्केट के स्टॉक के दाम बढ़ेंगे, but not necessarily this is resulting into the higher profit growth for the companies in respective situation, particularly compared with the valuation. So while the prospects remain good, I'm not very gung-ho about buying these companies in the portfolio at an expensive valuation. I would rather like to wait for the time to buy stocks when I think they are available at a compelling valuations. देवेन, टेक्नोलॉजी पर मैं एक व्यू आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि एक तो अगले महीने आई थिंक मिड जनवरी से इन्फी टीसीएस सबके नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे. इन्फोसिस ने जो ओवर द वीकेंड अपडेट दिया है कि एक एआई से जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए एमओयू साइन किया था वो कैंसिल कर दिया है उस पर्टिकुलर क्लाइंट ने. और उसके बाद थोड़ा सा डर बना कि ये अगर एक क्लाइंट इन्फोसिस के साथ कर सकता है, क्या ये दूसरी कंपनियों के साथ भी होगा. और हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग कह रहे थे कि अब वो नई ग्रोथ के एरियाज होंगे, एवेन्यूज होंगे. आप कैसे पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को और इसका कितना ओवरहैंग रह सकता है आईटी कंपनियों में बियॉन्ड टुडे? Well, I think it is significant news, and at the same time, I would like to understand in detail from the company at some point of time about what went wrong probably. Is it due to the capability issue of Infosys, or is it due to, I think, the client has found out a better alternative? Both these aspects are required to be understood in a systematic manner. But जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, मैं समझता हूँ I think technology is playing a larger role. It's becoming more disruptive. Some of the companies within this technology space, particularly the mid-tier IT space, पे जहाँ पे engineering and R&D space का समावेश है, और I think जहाँ पे significant amount of focus है in some of the niche areas, ये कंपनियों के लिए मेरे ख्याल से क्लाइंट का एक्सेप्टेंस ज्यादा है, बिकॉज हैविंग अ डोमेन स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो हैविंग द एबिलिटी टू सप्लाई द सॉल्यूशन, दे आर द lethal combinations, they are the absolutely winning combinations. मेरा ऐसा मानना है कि because of this reason, some of the mid-tier companies are being preferred by the larger clients at this point of time on a systematic basis, because I think they want to hit the time to market quotient very, very clearly in a given situation. So I think there may be a situation where some of the large companies which are providing only a generic solution may be less preferred compared to companies which are providing the specialized solutions. And there you can possibly include companies like, say, Cyient Technologies, companies like L&T Technology or L&T Mindtree, or even for that matter Tata Technology, Tata Elxsi kind of companies, where we see higher amount of conviction for they delivering the specialized solution to respective clientele segment in the verticals in which they are catering to. देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और आपको 2024 की शुभकामनाएं. थैंक यू अनुज, विश यू ऑल द बेस्ट. चलिए अब कल की तैयारी करते हैं, तो इसके सबसे पहले डीलिंग रूम चेक यतिन के पास चलते हैं. यतिन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. दो स्टॉक्स आज फोकस में हैं और बड़े दिनों बाद आज गेल में फिर से एक बार एक्शन देखने को मिल रहा है. अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं लोअर लेवल्स पे, और डीलर्स का मानना यह है कि पोजिशनली यहाँ
खरीदारी कर सकते हैं। 160 से 165 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी एच.एन.आई एक्टिविटी तो काउंटर में है ही, लेकिन अच्छा बिल्डअप आपको जनवरी सीरीज में भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऑयल PSU है जहाँ डीलर्स को लगता है वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है और यहाँ से भी एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल से लगभग 12-15 रुपये की अपसाइड डीलर्स देख रहे हैं। हालांकि वीकनेस साइड पे पिरामल एंटरप्राइजेज ये एक स्टॉक है जो फिन निफ्टी का भी पार्ट है। डीलर्स को लगता है कि यहाँ एक डाउनसाइड अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। डीलर्स को लगता है कि यहाँ STBT का ट्रेड लीजिए, 880 890 के लेवल्स लोअर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और बहुत सारे FIs यहाँ बिकवाली कर रहे हैं। तो गेल पे खरीदारी और PEL यानी पिरामल एंटरप्राइज पे बिकवाली की सलाह डीलर्स दे रहे हैं आज। ऑलराइट, गेल और पिरामल एंटरप्राइजेस इन पर आपको रखनी है नज़र। चलिए अब कल की तैयारी फिर से शुरू करते हैं। BTST या STBT कॉस्ट लेते हैं। गाबा सर बताइए क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल कैरी करना चाहिए और वो है कोलगेट। कोलगेट ट्रेड कर रहा है 2454 पर, स्टॉप होगा 2440, 14 रुपीज, टारगेट 2480। कोलगेट पर ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। 2480 के लिए कोलगेट पर ध्यान दीजिए। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम, 51 रुपए ऊपर बाय द वे आज काउंटर। मानस आपका ट्रेड? देखिए हर्षिता जी, ग्रेनुल्स पे खरीदारी करेंगे। ग्रेनुल्स ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। इंटरडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। 396 के प्राइस चल रहे हैं ग्रेनुल्स के फ्यूचर के, यहाँ पर आप खरीदारी करिए। 391 का स्टॉप लॉस लगाना है और 407 के टारगेट सेट कर सकते हैं इसके फ्यूचर में, ग्रेनुल्स के फ्यूचर में। ओके, ग्रेनुअल फ्यूचर्स बाय करके जाना है आपको फार्मा स्पेस में। फार्मा इंडेक्स क्लोजिंग एट ऑल टाइम हाई। अमित, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल सुबह के लिए? जी फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रैन्यूल्स ही था। नेक्स्ट मुझे NTPC अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रिन्यूड स्ट्रेंथ है, स्टॉक 2% अप है, ऑलमोस्ट डेज हाई पे है। NTPC 309 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 305 का और टारगेट्स रहेंगे 316 के। ओके शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या होगा BTST STBT? BTST नौकरी पे है, मुझे नौकरी बहुत अच्छा लग रहा है। 5080 के फ्यूचर्स पे है, तो यहाँ पे 5050 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे फॉर टारगेट्स ऑफ 5140 से 5170। इन्फो है ट्रेड आर्ट पर आता हुआ। श्रीकांत आपका ट्रेड? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे NMDC पे एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 201 202 के करीब ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में 205 के करीब गया था और वीकली मंथली बेसिस पे अगर आप देखें तो इसमें अच्छा खासा एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी। तो करंट लेवल से NMDC को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 198 के करीब का और टारगेट्स नजर आते हैं 210 और 215। ओके, तो 210 के लिए एक अपॉर्चुनिटी NMDC में साफ बनती हुई, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम। मयूरेश, कोई ट्रेड आया क्या आप लोगों के रेडार पर जहाँ पर कुछ मौका है कल के लिए? नहीं, I could not speak to my trading team, so sorry for that. No, not a problem. I thought I'll just check with you. लेकिन आप देखिएगा इस समय 24,437 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ 86 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है। तो करीब करीब हम 40 पॉइंट की दूरी पर हैं आज के हाई से। और निफ्टी बैंक में जो अच्छा खासा मोमेंटम बना था 47,821 तक हम पहुंचे थे, इस समय 47,709 के करीब ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर तेजी में है, उसमें कोई दो राय नहीं बन रही। अनुज, अब ये पोजीशंस कल के लिए कैरी करनी है? देखिए पहले तो एक चीज़ बताता हूँ मैं, बैंक निफ्टी में आज फिर वो फिन निफ्टी का इम्पैक्ट आ गया। फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, वो देखिए हमने बात की 47,750 पे हमने शो शुरू किया, हम 47,838 तक गए, उसके बाद हम वापस फिर नीचे फिसल के आ गए। वो पूरा का पूरा फिन निफ्टी की एक्सपायरी का इम्पैक्ट था। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, लेकिन वेंसडे को होती है, लेकिन क्योंकि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए अब दोनों एक्सपायरी थर्सडे को होंगी, तो कल आपके पास एक क्लीन डे है। तो मेरे ख्याल से एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और लॉन्ग पोजीशन आप कल के लिए कैरी करिए। निफ्टी में तो खास तौर से कैरी करिए। बैंक निफ्टी में क्या होता है, कैरी करने में एक थोड़ा सा रिस्क होता है कि एक आध स्टॉक भी अगर इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए जो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप निफ्टी में लॉन्ग कैरी करें। और आज सुबह का लो 21,329 के करीब, ये अब आपका स्टॉप लॉस हो गया। मुझे लगता नहीं कि कल आपको गैप डाउन मिलेगा, कोई रीज़न दिख नहीं रहा है मुझे। मेरे ख्याल से US बंद है आज शायद बॉक्सिंग डे के लिए। यूएस खुला, यूरोप बंद है, तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ भी इतना थिनली ट्रेडेड उसमें आपको कोई बहुत नेगेटिव ट्रिगर मिलेगा। और आपको कल एक अच्छा खासा मुझे लग रहा है गैप अप मिल सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद आपको वापस एक ऑल टाइम हाई दिख जाए, पॉसिबिलिटी है। हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 150 पॉइंट दूर है, और 150 पॉइंट निफ्टी के लिए आजकल वेडनेसडेज को हिट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो कैरी करें। और उसका मुझे एक और जो कन्विक्शन मिल रहा है ना, एक बार निफ्टी IT रख दीजिए स्क्रीन पर।
जो आज सुबह निफ्टी आईटी जो एक लीडरशिप पॉकेट है, जहां खुला वो और जहां बंद हुआ 35,185 से लेकर 35,515, मतलब करीब करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी, पूरी 1% की रिकवरी, ये अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। चलिए, लॉन्ग कैरी करने वाला साफ इंडिकेशन आ चुका है। यहाँ पर घबराइए मत, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से ऐसा कुछ ख़राब नहीं होने वाला है। मैं इनफैक्ट CNBC.com चेक कर रही थी, वहाँ पर फ्यूचर्स इशारा कर रहे हैं कि एक इलिक्विड ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग छुट्टी पर है। जो भी छुट्टी के ऐसे वापस आएंगे और ट्रेड में उतरेंगे, तो करीब करीब इशारा है डाउ फ्यूचर्स 53 पॉइंट ऊपर रहेंगे और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब करीब 36 पॉइंट ऊपर खुलने के आसार दिखा रहे हैं। BEL, ये आज सुबह में मुझे याद है एक ऑर्डर इनके हाथ लगा था। अब 678 करोड़ का एक और ऑर्डर कंपनी के हाथ लगता हुआ, ये आई थिंक यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार को सरकार की तरफ से 678 करोड़ का एक ऑर्डर इनके हाथ फिर लग गया है। तो ऑर्डर्स आर फ्लोइंग हाई एंड माइटी BEL। अमित, कल के लिए क्या लेवल जो आप मैप करना चाहेंगे चार्ट पर BEL में? जी मैम, स्टॉक एक सेक्युलर बुल ट्रेंड में है, कंटिन्यूअस इसमें स्ट्रेंथ है। तो एक बार मुझे लगता है कि 190 के टारगेट्स पॉसिबल हैं इसमें, लेकिन मैं फ्रेश पोजीशन बनाने नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड एमा से काफी एक्सटेंडेड है। किसी ने फिर से एंट्री करनी है तो डिप का वेट करें, किसी की पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 177 फॉर पॉसिबल टारगेट्स ऑफ 188 189। चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट ब्रेक को देखते हैं टुवर्ड्स टेक क्लोज। क्या है सुबह ये मार्केट ब्रेथ जैसी थी, थोड़ा सा अगर आप देखें उसमें तब्दीली है, और हालांकि अब इन स्टैट्स को देखने का जो पैमाना है बदल जाएगा, याद रखिएगा। थोड़े से आपको ये स्टैट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत नज़दीक खड़े हैं हम एक्सपायरी के। आपके स्क्रीन पे लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स आएंगे। लॉन्ग 53 आप इसको लेके चल सकते हैं, मतलब दैट ये इस सीरीज़ के, क्योंकि अभी भी 3 दिन बाकी है हमारे पास, तो उसको कैलकुलेट कर रहा है 53, दैट्स गुड। इसमें कुछ बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स भी थे, स्पेशली याद रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग इसमें भी लार्ज कैप बैंकिंग के बहुत, मैंने जो 2 बजे के स्टैट्स लिए थे आपके स्क्रीन पे 4 स्टॉक्स, उसमें सारे के सारे थे शॉर्ट कवरिंग। BL, HPCL, IOC, OMC आज बहुत स्ट्रॉन्ग रही। हीरो मोटरकॉर्प, NMDC में आज काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप था। नेक्स्ट स्लाइड में आइए, किन किन में आज लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग थी। टाटा केमिकल, पूरा का पूरा स्पेस देखिए आप, आज केमिकल स्पेस ह्यूज शॉर्ट कवरिंग में। GNFC का जिक्र करा था 2 बजे, वहाँ भी शॉर्ट कवरिंग थी। टाटा केमिकल, आरती इंडस्ट्रीज, लॉरस लैब फार्मा में, दिवीज लैब और HCL में आज शॉर्ट कवरिंग थी। और मतलब ये तो करंट मंथ के आंकड़े हैं। शॉर्ट बिल्डअप RBL बैंक में बोथ, आई मीन CM, मतलब करंट मंथ और मिड मंथ में आज शॉर्टिंग हुई। मन्नापुरम फाइनेंस, PVR, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, आज इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप था। और नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी दैट्स शॉर्ट कवरिंग। सन टीवी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइल्ड स्विंग के बाद थोड़ी सी अनवाइंडिंग थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग। बजाज फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, PEL, शुक्रवार के स्ट्रॉन्ग पुलबैक के बाद आज थोड़ा सा सिंक हुआ स्टॉक। और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर आज ये भी थोड़ा सा बैकफुट पे था। एक स्टॉक जाते जाते और दिखाइएगा 156.90 पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, इसका जिक्र कुछ देर पहले हमने किया था, आई थिंक अनुज ने मार्क भी किया था, दैट्स IX 156.90 पे स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। मानस, अभी मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसने मॉर्निंग हाइस को, मतलब 3,938 पे जो इन्होंने लगाया था वो काटा है इसने। आपका टिक इस वक्त इसको कैरी करना चाहिए क्या कल के लिए? बिल्कुल कैरी करना चाहिए। देखिए, एक हर्डल क्रॉस हुआ है, 155 का एक हर्डल था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो आई थिंक 162 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 154 पे लगा लीजिए। ओके, ऐसा 2 फार्मा स्टॉक्स लेकर आइए, एक तो लुपिन ऑल टाइम फेवरेट और एक डिवीज लैब्स। दोनों में आज एक अच्छा वॉल्यूम जंप देखने को मिला आपको, और ये लुपिन 1278 पर और डिवीज लैब्स आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। डिवीज लैब्स करीब करीब 5% ऊपर। शिल्पा जी, अगर कोई ट्रेड कैरी करना हो, इनमें से कोई है कैरी करने लायक? आज मैंने ऑलरेडी अनुजी लुपिन का दिया हुआ है सस्ता ऑप्शन। मुझे लगता है लुपिन थोड़ा बेटर प्लेस्ड है। ये है आपको 1360 के लेवल्स तक आपको लेके ही जाएगा, मुझे लगता है बहुत ही जल्द। ओके, तो लुपिन एक प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा, उसी पर फोकस करना है। 1300 का कॉल मुझे याद है आपने 46 पर सुझाया था, लेकर आ जाइएगा वो एक बार। वो 1300 का कॉल कहाँ ट्रेड कर रहा है उसको रिविजिट करते हैं। पहला टारगेट 56 था, फिर 65 की बात हुई और 78 तक के लेवल्स की बात की थी। 46 का वो 1300 वाला कॉल अब 49 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक अच्छा खासा
मोमेंटम और मौका है तेजी में। अच्छा, आज टू व्हीलर साइड पर अगर आपने गौर किया हो, हीरो मोटोकॉर्प देखिएगा 3-3.25% के गेन्स। बजाज ऑटो भी पीछे नहीं है, यहाँ पर भी 1% का इजाफा बना है। गाबा सर, ये कल भी रफ्तार पकड़ेंगे क्या? काउंटर्स जारी रह सकती है तेजी? कैरी कर रहे हैं आप ये ट्रेड? सुबह तो टीवीएस मोटर भी था, बिल्कुल। तो मोटर्स यस अपमूव ऑन है यहाँ पर, और लगता है कि यहाँ से अपमूव और कायम रहेगा। 4067 पॉसिबल है कि 4100 पार कर लेगा 4200 तक। रही बात बजाज ऑटो की, यस बजाज ऑटो में भी तेजी है, एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। ट्रेड कर रहा है 6470, मेरे ख्याल से 6500 पार ही कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 6450। तो तीनों ही टू व्हीलर्स अच्छे लग रहे हैं। ओके, बजाज ऑटो तीनों इनफैक्ट टू व्हीलर स्पेस के स्टॉक्स अच्छा करते हुए। एक दो स्टॉक्स और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सजा रहे हैं। फार्मा में ल्यूपिन को देख लीजिए, आज गजब के मूव के साथ आपकी स्क्रीन पे 1285 पे डे हाई पे क्लोज होता हुआ, और आई थिंक ये हाई सिमिलर है शुक्रवार के स्विंग हाई के, और ये लगभग 5 दिसंबर के बाद की इसकी अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग होगी। सुपर स्विंग था आज फार्मा में, पूरा का पूरा फार्मा स्पेस आज गजब की शॉर्ट कवरिंग दिखा के गया। और एक स्टॉक और दिखाइए, दैट्स BHEL। आज 10 निमा की ट्रैजेक्टरी को होल्ड किया इसने और डे हाई के आसपास क्लोज होता हुआ। और कोरोमंडल को लेके आइएगा 1265 पे, ये स्टॉक आज अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पर आके ट्रेड करता हुआ। और आई थिंक हमने अभी तक IOC और HPCL की बहुत चर्चा की थी, एक बार BPCL का टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। मोमेंटम देखिए पूरे के पूरे स्पेस में कितना स्ट्रॉन्ग, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ये भी आके क्लोज होता हुआ 451.65। अमित, आप क्या कहेंगे? अगर आज IOC ने पारी खेली अपनी, आज HPCL ने पारी खेली, तो पॉसिबली ये चार्ट कह रहा है क्या कि 452 के ऊपर शायद BPCL भी एक नया मूव जनरेट करे 450 to 53? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, यहाँ पे भी इसने काफी अच्छी तरह से होल्ड किया है। एक बेड ट्रैप सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, 20 डेमा होल्ड किया है, तो इसका नेकलाइन लगभग 453 454 आता है। कल के सत्र में अगर ये क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है फिर 465 470 तक के टारगेट्स अनफोल्ड होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पे। ओके, अच्छा, लुपिन का वो पहला टारगेट हिट हो गया आज तक। देखिए, मतलब स्क्रीन पर, इसे कहते हैं स्क्रीन पर जो तेज़ी आती है वो हिट होता है। 56 का पहला टारगेट था। शिल्पा जी, 58 आपका पहला टारगेट हिट हुआ, अब इसको सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए बना के रखें। जी बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ आपको 78 80 आपको ये बहुत सरप्राइज करेगा काउंटर, मुझे लगता है जैन सीरीज में। तो ये एक सरप्राइज प्ले रह सकता है। सरप्राइज तो अभी रहा नहीं, सीबी से आवाज के दर्शक सरप्राइज नहीं है ये ना चले तो सरप्राइज है, लेकिन हाँ कॉल आज में टारगेट हिट हुआ वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, सरप्राइज कुछ भी नहीं है। हजदा डबल हो चुका है उस लेवल से जब हमने पहली बार इसको कवर किया था, और स्पॉटलाइट में भी 3-4 बार आया था ये। और अभी भी मैं लोगों को बता दूं, इसका जो प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई है वो मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर था, शायद 2100-2200 था। उसके बाद एक बड़ी करेक्शन आई थी, वो करेक्शन खत्म हुई, और अब ये एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में समय। ये देखिए 12 महीने का चार्ट, लेकिन 700 से वो मूव शुरू हुआ था, 650-700 से, और अब देखिए ये 52 वीक हाई तो खैर लगा ही देगा जल्दी, अभी रिसेंटली लगाया था, लेकिन बात हो रही है यहाँ लाइफ टाइम हाई की, उसकी भी शायद यहाँ पर तैयारी हो रही है। मार्केट ठीक ठाक है वैसे। 2-3 स्टॉक्स और एक बार जरा देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोलगेट टुवर्ड्स द एंड, यहाँ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। M&M फाइनेंस में एक अच्छा मोमेंटम आया टुवर्ड्स द एंड। और टाइटन इंटरेस्टिंग है क्योंकि टाइटन में रोल ओवर काफ़ी कम है, करीब सिर्फ 30%, लेकिन स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम है इस समय। यहाँ पर कोई व्यू अमित सेठ जी आपका टाइटन पर? जी वीरेंद्र जी, ये स्टॉक भी काफी अच्छे ट्रेंड में रहे। हर छोटी सी डिप में बाय हुआ 10-20 डेमा पे जब भी आया, हम कंटिन्यूअस देख लें यहाँ पे एक अच्छा बाइंग डिमांड आती है। तो करंटली भी टाइटन में कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, स्लो एंड स्टेडी काउंटर है। 3662 का प्राइस है, 3750 3800 पॉसिबल है, 3610 के लगभग स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। तो ये फिलहाल आपके लिए टाइटन पर एक व्यू। अच्छा, जाने से पहले एक बार बायोकॉन पर व्यू दीजिएगा आप। माइनस कंस्ट्रिंग 251 के आसपास का क्लोज, 2% के गेन्स। अनुज ने इनफैक्ट वो रोल ओवर मेंशन किया टाइटन का, तो मैं रोल ओवर पर्सपेक्टिव से ही देख रही थी। बहुत तगड़ी सिचुएशन में है ये। बिल्कुल, देखिए मॉर्निंग में बात हुई थी स्टॉक की, क्योंकि 2200 मूविंग एवरेज स्टॉक ने रिगेन किया था, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया था। मूव देखने को नहीं मिला आज, लेकिन मेरा समझना है कि आज की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अब आपको पोजिशनल बेसिस पे 258 और 260 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, तो अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 248 कर लीजिए। ओके, बायोकॉन में करीब 50 रोल ओवर्स 100%।
ओके 251.50 पे ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ बस, फिर उसके बाद वॉल पे चलेंगे, बड़े वॉल पे। आज एक अच्छे नोट पर शुरुआत हुई थी HDFC AMC की, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सिंक हुआ। दरअसल लास्ट वीक का एक स्विंग हाई था 3293 का, वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, बट ठीक ठाक है, मेरे कोई ख़राब बहुत क्लोज नहीं है। और इन्फोसिस आज स्टॉक ऑफ द डे, मतलब आज कहानी बहुत ख़राब नोट पे शुरू हुई थी, बट अंत फिर भी बहुत शानदार है। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के बीच में भी इसने स्टॉक ने अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज जो स्क्रीन पे विजिबल था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहीं पे शुरुआत की थी, थोड़ा सा सिंक हुआ, फिर चला और एग्जैक्टली अ डे हाई। दैट मीन्स आप जो शुक्रवार की ओपनिंग ट्रेजेक्ट्री थी उसके ऊपर भी जाके क्लोज हुए हैं। और आज की कैंडल का ओपन पॉइंट कल की यानी शुक्रवार की और गुरुवार की जो तीनों कैंडल्स हैं उसकी लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री है 10 डे में, यानी इस बड़ी खबर, नेगेटिव खबर को ये अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ बचा गया। दैट्स आई थिंक गुड। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे आज लगभग 148 फाइनली मात्र 148 अंकों के नुकसान के साथ बंद होने की तैयारी करता हुआ। चलिए अब इस बड़ी वॉल पे चलते हैं, इस क्लोजिंग को देखने के लिए हर्षदा के पास। हर्षदा, वो बताइए। शुक्रिया वीरू। वैसे अगर आप देखिए आज का दिन काफी मजबूत साबित हो रहा है क्योंकि हम 100.2 पर निफ्टी पर क्लोज दिखाने में कामयाब रहेंगे और 300 अंकों की बढ़त पर मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी बैंक का नियरली 290 अंकों के गेंस पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। आज का दिन तेजी वाला रहा है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी की तरफ ही इशारा कर रही है और खरीदारी आप कहें तो चौतरफा रही है, बारिंग आईटी कंपनियां जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते दिखाई दिए। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वीरू ने मेंशन किया इन्फोसिस, आप स्क्रीन पर रखिएगा विप्रो का शेयर, क्योंकि विप्रो भी नेगेटिव टेरिटरी में खुला और वो स्क्रीन पर रिकवरी दिखाने में कामयाब, करीब 1.5% के गेंस इधर बनते दिखाई दिए हैं। तो ये तेजी वाला स्टॉक आज के क्लोज में आता हुआ नजर आया है। दूसरी तरफ डीवीज लैब एक अच्छा मूव, लॉरिस लैब्स में अच्छा मूव, लुपिन की हम बात कर रहे थे, वो फार्मा साइड में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, 4-5% के गेंस इन स्टॉक्स ने अपने नाम किए हैं। साथ ही साथ सरकारी कंपनियां, अगर आप CPSE इंडेक्स देखेंगे वो तेजी की तरफ था, इनफैक्ट अच्छा खासा उछाल वहां पर नियरली 2% का। देखिए NTPC, देखिए ONGC जैसा ट्रेड, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। BPCL, IOC, HPCL, सभी काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा अच्छा खासा रुझान तेजी का बना है, 3-3.5% तक के गेंस कुछ काउंटर्स में भी आज के आज नजर आए हैं। इसके अलावा एक और बकेट ऑफ स्ट्रेंथ थी, वो थे केमिकल स्टॉक्स। टाटा केमिकल टॉप ट्रेडेड काउंटर वायदे बाजार में, यहाँ पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम, नेली 7% के गेंस। इसके पीछे आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी बनी, अनुपम रसायन जैसे काउंटर्स थे जो आज खबरों में थे जहां पर कुछ एक्शन बनता दिखाई दिया है। अच्छा वॉल्यूम प्ले इन सभी काउंटर्स में आज के दिन नजर आ रहा है। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कुछ और काउंटर्स पर जो डिफेंस कंपनियों से जुड़े हुए हैं, मजगांव डॉक, गार्डन रीच, कोची शिपयार्ड, BEL जैसे प्लेयर्स एक तरफा जैसी तेजी यहां पर बनती हुई दिखाई दी। हाल भी इस तेजी का हिस्सा बना है आज के दिन। BEL वैसे भी खबरों में था, CLSA की रिपोर्ट के चलते और कुछ ऑर्डर्स इसने बैक किए। लगे हाथ आपके लिए लेकर आएंगे जे कुमार इंफ्रा का शेयर, जहां पर ऑफ कोर्स वो 20% के अपर सर्किट पर क्लोज दिखा रहा है। CLSA काफी अग्रेसिव है अपने टारगेट्स को लेकर। जे कुमार इंफ्रा नियरली 720 का टारगेट इन्होंने दिया था। दो स्टॉक्स जो अटके हैं, फिसले हैं, RBL बैंक और बजाज फाइनेंस, दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के मामले में 4% का नुकसान यहाँ RBL बैंक ने दिखाया। चलिए हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। ऑन द बेल निफ्टी जो है 105 अंकों की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ, अच्छी तेजी, स्क्रीन अच्छी खासी हरी है आज के दिन। और जो स्टॉक्स हमने देखे हैं अच्छे मोमेंटम में, वो ऑटो कंपनियों में हीरो, M&M, बजाज ऑटो जैसे साइड के काउंटर्स थे। बैंकों में कोटक महिंद्रा बैंक, आपके HDFC बैंक, इन सब का पार्टिसिपेशन रहा है आज की तेजी में, चाहे वो ICICI हो, इंडसइंड बैंक हो, इन सब में बढ़त देखी गई है। लूजिंग एंड पर ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इन्फोसिस, TCS जैसे काउंटर्स और टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स थे। कुल मिलाकर एक मजबूत सेशन रहा है। 100 पॉइंट के गेंस पर निफ्टी जाकर टिकने में कामयाब, 21,454 के लेवल्स पर हम दिन को छोड़ रहे हैं। चलिए फटाफट से सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज नीरज और यतिन के बीच का ये मुकाबला, रिटर्न्स कहाँ बने हैं। पेटीएम 1.5% ही टूटा, एक इन्फोसिस में 1% की गिरावट, UPL 1% ऊपर था, तो टालब्रोस भी फ्लैट ही रहा है। ये नीरज के आउट परफॉर्मर्स। यतिन ने पिक किए थे कुछ आउट परफॉर्मर्स, जिसमें से
EMS लिमिटेड अच्छा ऑर्डर इनके हाथ लगा तो 5% अपर सर्किट वहाँ। और हिंदुस्तान कॉपर, NTPC, UBL ये दूसरे काउंटर्स रहे हैं जहाँ पर हमने देखा है कुछ एक्टिविटी तेजी की तरफ बनती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल। तो चलिए, एक शानदार दिन रहा आज वैसे मैं कहूँगा, क्योंकि मार्केट ने बीच में एक आध डिप दिखाई, लेकिन इंट्राडे में पूरी की पूरी तेज़ी हुई। आज कोई गैप अप वाली तेज़ी नहीं रही। नॉर्मली गैप अप होता है, आप पूरे दिन मूव नहीं करते हैं। आज कोई गैप अप नहीं। निफ्टी, बैंक निफ्टी रेड में शुरुआत दोनों ने की और वहाँ से शानदार गेंस दिखाए। निफ्टी IT पूरा का पूरा रिकवर करता हुआ, मिड कैप्स में शानदार तेज़ी रही। तो आज के दिन से कोई कंप्लेन होनी चाहिए नहीं। और कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ट्रेंड डे। हर्षदा, देखते हैं कल मार्केट ऑब्लाइज करता है हीरो। बिल्कुल। तो मंगल अच्छा रहा, लोअर लेवल से पुल बैक रहा और बुधवार अब इस पर करेंगे फोकस। कल सुबह फिर मुलाकात होगी हर्षदा, मेरी, नीरज जी और अनुज की सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।